हेलो एवरीवन। आज के लेक्चर में अपन जो ग्रुप 15 है, जो नाइट्रोजन फैमिली है, उनके एलिमेंट्स की फिजिकल प्रॉपर्टीज, केमिकल प्रॉपर्टीज एंड पीरियोडिक प्रॉपर्टीज को डिटेल में स्टडी करेंगे। ओके, तो सबसे पहले अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन फैमिली में जो एलिमेंट है वो कौन कौन से होते हैं। तो फर्स्ट एलिमेंट होगा तुम्हारे पास नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, देन आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मुथ। ये सब नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है। ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट कौन है? नाइट्रोजन। तो नाइट्रोजन फैमिली में जितने भी एलिमेंट्स आ रहे हैं ये सब ग्रुप 15 के एलिमेंट है, राइट। ओके, तो सबसे पहले अपन बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। ओके, सबसे पहले अपन बात करेंगे पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की। तो सबसे पहले जो पीरियोडिक प्रॉपर्टी मैं ले रहा हूँ वो है एटॉमिक साइज, कि जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका साइज कैसे वेरी करेगा फ्रॉम टॉप टू बॉटम। तो जब ग्रुप में टॉप टू बॉटम अपन जाएंगे, जो एटॉमिक रेडियस है, चाहे मैं कोवेलेंट रेडियस की बात करूं चाहे मैं आयनिक रेडियस की बात करूं, दोनों ही क्या होंगे? इंक्रीज होंगे, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाते हैं, या फिर मैं बोलूं टॉप टू बॉटम जाने पे साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाता है। तो इनकी जो एटॉमिक रेडियस है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की, वो क्या आएगी? नाइट्रोजन सबसे छोटा आएगा और तुम्हारे पास एटॉमिक रेडियस का ये ऑर्डर आ जाएगा। ये सुनो, लेकिन इस एटॉमिक रेडियस का जो तुम्हारे पास ये ऑर्डर आया है, इसमें भी वेरिएशंस डिफरेंट टाइप से होते हैं। ओके, रेगुलर ऑर्डर देखने को मिलता है नाइट्रोजन फैमिली में, राइट। बट यहाँ पे जब नाइट्रोजन से अपन फॉस्फोरस जा रहे हैं तो साइज में लार्ज इंक्रीज होता है, और जब फॉस्फोरस से यहाँ पे आओ गया आर्सेनिक तो यहाँ पे भी स्मॉल इंक्रीज, और यहाँ पे भी स्मॉल इंक्रीज, और यहाँ पे तो बहुत स्मॉल इंक्रीज होता है। फर्स्ट इंक्रीज जो है वो काफी ज्यादा होता है, इसके बाद जो इंक्रीज है साइज के अंदर वो काफी स्मॉल इंक्रीज होता है, यहाँ पे लार्ज इंक्रीज देखने को मिलता है। अभी स्टार्टिंग के अंदर लार्ज इंक्रीज क्यों आया, बाद में इंक्रीज स्मॉल क्यों है साइज के अंदर, वो देखने को वो दे अपन समझते हैं, राइट। लेकिन एक पॉइंट याद रखना कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसमें एटॉमिक रेडियस का जो ऑर्डर होता है वो रेगुलर ऑर्डर होता है, राइट। बट स्टार्टिंग में जो इंक्रीज होता है साइज में वो लार्ज होता है, बाद में साइज में इंक्रीज इतना नहीं होता। उसको अपने को समझना है। उसको समझने के लिए अपने को नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखना पड़ेगा। तो नाइट्रोजन का वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? अगर इसका मैं कंप्लीट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखूं तो नाइट्रोजन ग्रुप, नाइट्रोजन का एटॉमिक नंबर 7 होता है, तो इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन का 1s2 2s2 2p3, ये नाइट्रोजन का पूरा इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है। लेकिन अपन बात करेंगे सिर्फ और सिर्फ वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की, तो क्या हो जाएगा? 2s2 2p3। एक ग्रुप के जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उन सबका वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सेम होता है। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हो जाएगा? 3s2 3p3, राइट। जो ये 3 किसको बता रहा है? थर्ड सेल को। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे अपन जाएंगे सेल नंबर एक एक से अपने को इंक्रीज कर देना। ये क्या हो जाएगा? 4s2 4p3। ये हो जाएगा 5s2 5p3। और जो बिस्मिथ है उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा 6s2 6p3। ओके, अभी ध्यान से देखना, जो फॉस्फोरस है, राइट, उस फॉस्फोरस से अपन आर्सेनिक जा रहे तो यहाँ पे 4s से पहले क्या आ जाएगा? 3d10 फुल्ली फिल्ड डी ऑर्बिटल, इधर 4d10, राइट, और इधर 5d10, और उससे पहले 4f14। यस और नो, राइट। अभी ध्यान से समझना, अभी ध्यान से समझना, यहाँ से नाइट्रोजन से जब फॉस्फोरस तुम जाते हो तो साइज में लार्ज इंक्रीज देखने को मिलता है। लेकिन जब फॉस्फोरस से तुम आर्सेनिक जाओगे, आर्सेनिक से एंटीमनी जाओगे, एंटीमनी से तुम बिस्मिथ मूव करोगे, ये वाला, तो यहाँ पे साइज में इतना इंक्रीज नहीं आएगा ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन। जब यहाँ से यहाँ पे मूव करोगे वहां पे भी सेम लॉजिक आएगा, ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन्स। और बिस्मिथ से जब बिस्मिथ की तरफ अपन मूव करेंगे तो साइज में इंक्रीज और भी कम आएगा, क्योंकि यहाँ पे डी इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग के साथ साथ एफ इलेक्ट्रॉन की भी पुअर शिल्डिंग है, और एफ इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग तो डी इलेक्ट्रॉन से भी कम होती है, राइट। तो शिल्डिंग वीक है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या आएगा? आउटर सेल इलेक्ट्रॉन्स पे ज्यादा आएगा, तो साइज क्या करेगा? डिक्रीज करेगा। यहाँ पे एफ इलेक्ट्रॉन की पुअर शिल्डिंग की वजह से बिस्मिथ का जो साइज है वो क्या आ रहेगा? इतना इंक्रीज होना चाहिए था उतना इंक्रीज नहीं होगा, काफी कम इंक्रीज देखने को मिलेगा। इनके एटॉमिक रेडियस की जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू है उससे भी तुम देख सकते हो कि जो इंक्रीज है वो किस टाइप से आता है। देखो, एटॉमिक रेडियस का ऑर्डर रेगुलर आएगा, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ेगा, बट जो इंक्रीज है वो स्टार्टिंग में देखो नाइट्रोजन से फॉस्फोरस मूव के साइज में काफी ज्यादा इंक्रीज हुआ है, लेकिन उसके बाद जो इंक्रीज है वो क्या होता जा रहा है? साइज इंक्रीज तो हो रहा है बट इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं हो रहा। ये देखो बेटा, लास्ट में तो बहुत ही कम साइज में इंक्रीज आया है। क्यों?
ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन्स, राइट। आई थिंक सबको एटॉमिक रेडियाई का ऑर्डर समझ आया है, ओके। अभी अपन बात करते हैं बेटा, अपन ने एटॉमिक रेडियस की बात की कि टॉप टू बॉटम जाने पे रेगुलर ऑर्डर आएगा और एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करेगा, लेकिन वो वेरिएशंस कम क्यों आ रहा है वो भी अपन ने डिस्कस किया, जो कि कंसेप्चुअली बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अभी अपन बात करते हैं जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, जनरल वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो देख सकते हो बेटा, इनका वैलेंस शेल में एस में 2 इलेक्ट्रॉन और पी में कितने इलेक्ट्रॉन है, 3 इलेक्ट्रॉन है। इनका जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हो जाएगा NS2 NP3, राइट। वैलेंस शेल में टोटल कितने इलेक्ट्रॉन्स है, 5 इलेक्ट्रॉन्स है। लेकिन एक पॉइंट नोट करना, ये जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है, इनके वैलेंस शेल में फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड एस ऑर्बिटल जो है वो इनके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को एक्स्ट्रा स्टेबिलिटी प्रोवाइड करवाती है। यस और नो, एटॉमिक स्ट्रक्चर चैप्टर में सीखा था ना कि हाफ फिल्ड एंड फुल फिल्ड ऑर्बिटल्स आर मोर स्टेबल। तो तुम यहाँ पे देख सकते हो कि नाइट्रोजन फैमिली का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है उसके अंदर फुल्ली फिल्ड एस ऑर्बिटल एंड हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो नाइट्रोजन फैमिली मतलब ग्रुप 15 के जो एलिमेंट्स हैं उनका जो वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा वो काफी ज्यादा स्टेबल होता है। यस और नो, अभी अपन ने एटॉमिक रेडियस भी पढ़ लिया और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन भी देख लिया कि वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होगा। अभी अपन बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली के आयनाइजेशन एनर्जी की, राइट। तो तुमने देखा कि जो आयनाइजेशन एनर्जी है, राइट, जो आयनाइजेशन एनर्जी है बेटा वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है साइज के, राइट। अगर साइज ज्यादा हुआ एलिमेंट का तो उसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होगी, कम होगी। तो अपन देख सकते हैं कि ग्रुप में टॉप टू बॉटम अगर अपन मूव करेंगे, ग्रुप में टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक रेडियस क्या करता है, इंक्रीज करता है। तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। तो नाइट्रोजन फैमिली के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर है वो भी रेगुलर ऑर्डर आएगा और क्या हो जाएगा, नंबर 1 नाइट्रोजन ड्यू टू स्मॉल साइज एंड फॉस्फोरस आर्सेनिक एंटीमनी एंटीस्मिथ, ये तुम्हारे पास आयनाइजेशन एनर्जी का ऑर्डर आ जाएगा, रेगुलर ऑर्डर। इसमें किसी को भी प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अपने को पता है कि नाइट्रोजन की साइज का रेगुलर ऑर्डर आता है, टॉप टू बॉटम जाने पे साइज इंक्रीज होगा और आयनाइजेशन एनर्जी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। अगर टॉप टू बॉटम जाने पे साइज बढ़ रहा है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज कर जाएगा। तो डाउन द ग्रुप जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज होगा, इसमें किसी को कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अपन पीरियड के अलोंग भी एक बार आयनाइजेशन एनर्जी की बात करेंगे। तो नाइट्रोजन फैमिली के पहले आती है कार्बन फैमिली ऐसे, राइट। उसके बाद आती है नाइट्रोजन फैमिली और उसके बाद में आती है बेटा ऑक्सीजन फैमिली। ओके, अपने को पता है पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे, पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाने पे एटॉमिक साइज डिक्रीज करता है तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, इंक्रीज होगा। ये सुनो, क्योंकि साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर साइज कम हो तो आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज करेगा। पीरियोडिक टेबल में अपन लेफ्ट टू राइट आएंगे तो साइज डिक्रीज होगा तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या होना चाहिए, बढ़ना चाहिए। तो अपन अगर अलोंग द पीरियड बात करें तो जो नाइट्रोजन है उसका साइज क्या है, कार्बन से छोटा है, फॉस्फोरस का सिलिकॉन से छोटा है, मतलब इधर आने पे साइज डिक्रीज करेगा, है ना। बट ध्यान से देखना बेटा, कार्बन फैमिली की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो करस्पॉन्डिंग पीरियड में हर एक एलिमेंट की कार्बन फैमिली के एलिमेंट से ज्यादा होगी, क्योंकि जो फैमिली है, जो नाइट्रोजन फैमिली है उनका जो एटॉमिक साइज है बेटा वो कम है एज कम्पेयर टू कार्बन फैमिली। जैसे कार्बन से नाइट्रोजन का साइज कम होगा तो नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी क्या होगी बेटा, ज्यादा होगी। लेकिन जब अपन देखते हैं ना बेटा तो नाइट्रोजन की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो कार्बन के आयनाइजेशन एनर्जी से बहुत ज्यादा होती है। वाई, ऐसा क्यों हुआ बेटा, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। बेटा नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट है उनके अंदर हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो सबसे पहला जो इलेक्ट्रॉन है वो कहां से निकलेगा, हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल से। और हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल मतलब स्टेबल है तो आसानी से इलेक्ट्रॉन नहीं निकलेगा, उसके लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। इसलिए बेटा जो नाइट्रोजन फैमिली होती है उसकी आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन फैमिली के एलिमेंट से करस्पॉन्डिंग पीरियड में काफी ज्यादा होती है। ये सुनो, अब अपन आगे चलते हैं बेटा। तो देखो नाइट्रोजन जो के बाद में आती है ऑक्सीजन फैमिली, एक पीरियड के अंदर नाइट्रोजन के बाद में आता है ऑक्सीजन। तो अगर अपन जनरल ट्रेंड की बात करें तो नाइट्रोजन से जब अपन ऑक्सीजन की तरफ जाएंगे तो साइज क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। जो ऑक्सीजन होता है उसका साइज
नाइट्रोजन से कम होता है, तो उसका आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था, बट ऐसा नहीं होता है। नाइट्रोजन का आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होता है। तो बेटा ये देखो, ये एक्सेप्शन लिखते हैं अपन पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में, लेकिन एक्सेप्शन क्यों है वो समझ में है ना। ऑक्सीजन का आयनाइजेशन एनर्जी नाइट्रोजन से ज्यादा होना चाहिए था, बट नाइट्रोजन का ज्यादा होगा। फॉस्फोरस का सल्फर से ज्यादा होगा, आर्सेनिक का सेलेनियम से ज्यादा होगा। क्यों ऐसा होगा? क्योंकि स्टेबल हाउ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, यस और नो। अगर मैं ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करूं तो क्या होता है 1s2 2s2 2p4, जबकि नाइट्रोजन में क्या है 2p3। हाफ फील्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, हाफ फील्ड एंड फुल फील्ड ऑर्बिटल आर मोर स्टेबल। ये स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालना बहुत हार्ड है, मतलब उसको निकालने के लिए तुम्हें ज्यादा एनर्जी प्रोवाइड करनी पड़ेगी एज कम्पेयर टू तुम 2p4 से निकालोगे। देखो बेटा यहाँ से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दोगे तो स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, तो एक इलेक्ट्रॉन इजीली दे देगा, लेकिन यहाँ पे स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन प्रेजेंट है तो ये इजीली इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। तो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो ऑक्सीजन से ज्यादा होगी ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ हाफ फिल्ड p ऑर्बिटल। कार्बन फैमिली से तो नाइट्रोजन फैमिली की ज्यादा हो नहीं थी, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट का साइज क्या है बेटा, कम है उससे, और साइज के क्या होती है बेटा इनवर्सली प्रोपोर्शनल। साइज कम है नाइट्रोजन फैमिली का तो इसकी आयनाइजेशन एनर्जी हाई होगी, बट इसकी ऑक्सीजन फैमिली से भी ज्यादा होती है। उसका लॉजिक क्या दोगे, ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। नाइट्रोजन फैमिली के पास हाफ फील्ड p ऑर्बिटल प्रेजेंट है, इसकी वजह से उसकी आयनाइजेशन एनर्जी काफी हाई होगी बेटा। ओके, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी अपन ले रहे हैं डेंसिटी, कि नाइट्रोजन जो फैमिली है उसमें डेंसिटी का ऑर्डर कैसे आएगा। तो देखो बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू होता है मास डिवाइड बाय वॉल्यूम, मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम जब अपन एक पीरियड में एक ग्रुप में मूव करते हैं, जब एक ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाते हैं तो साइज बढ़ता है, मतलब एटॉमिक वॉल्यूम क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, और मास में भी क्या आता है, इंक्रीज आता है, राइट। इन जनरल बेटा इंक्रीज इन मास इज हायर देन इंक्रीज इन द वॉल्यूम। जब अपन टॉप टू बॉटम मूव करते हैं तो मास भी बढ़ता है और वॉल्यूम भी बढ़ता है, बट अपन डेंसिटी पे कमेंट कैसे करें, डेंसिटी क्या होती है मास बाई वॉल्यूम, बट जनरली जो मास एंड वॉल्यूम के इंक्रीज की बात करें बेटा, दोनों को रिलेटिव इंक्रीज की बात करें तो मास में इंक्रीज ज्यादा होता है, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे डेंसिटी क्या करेगी, इंक्रीज करेगी। तो नाइट्रोजन फैमिली में जो डेंसिटी का ऑर्डर होता है वो रेगुलर ऑर्डर होता है, टॉप टू बॉटम मूव करने पे जो एलिमेंट्स हैं उनकी डेंसिटी इंक्रीज कर जाती है, यस और नो, राइट। ध्यान से समझना बेटा, डेंसिटी इज इक्वल टू द मास डिवाइड बाय वॉल्यूम। टॉप टू बॉटम मूव जब मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज बढ़ रहा है, मतलब वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, तो मास तो इंक्रीज होता ही है, बट इंक्रीज इन मास हाई एज कम्पेयर टू इंक्रीज इन द वॉल्यूम, सो डेंसिटी टॉप टू बॉटम मूव करने पे इंक्रीज होगा, राइट। नेक्स्ट पीरियोडिक प्रॉपर्टी जो है वो है अपने पास इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, कि जो नाइट्रोजन फैमिली है उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का क्या होगा। जनरल ट्रेंड देखें तो बेटा जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती है वो डिक्रीज करती है टॉप टू बॉटम जाने पे। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो होती है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है, यस और नो। अब नाइट्रोजन फैमिली में अपन बात करते हैं कि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या आएगी बेटा, ठीक है, ये सो। तो बेटा अगर नाइट्रोजन फैमिली में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन बात करें तो नाइट्रोजन की पाउलिंग स्केल के अकॉर्डिंग इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कितनी होती है 3.0, राइट। फॉस्फोरस की होती है बेटा अराउंड 2.1, इसकी 2, और इन दोनों की ऑलमोस्ट सेम होती है 1.9 एंड 1.9। तो तुम देख सकते हो बेटा कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो टॉप टू बॉटम जाने पे क्या कर रही है, डिक्रीज हो रही है, क्योंकि वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो रही है, पर डिक्रीज जो है वो इतना ज्यादा नहीं आ रहा है। उसका लॉजिक क्या होगा, सेम लॉजिक जो कि साइज वाला था, तो साइज में इतना ज्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा था ना, ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी इलेक्ट्रॉन, एंड लास्ट वाला जो केस था बेटा उसमें ड्यू टू द पुअर शिल्डिंग ऑफ डी एंड एफ इलेक्ट्रॉन। तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी में जितना डिक्रीज आना चाहिए उतना नहीं आ रहा है, क्योंकि इलेक्ट्रॉन की शिल्डिंग जो डी इलेक्ट्रॉन है उनकी शिल्डिंग वीक है, और शिल्डिंग वीक है तो न्यूक्लियस का अट्रैक्शन क्या रहेगा बेटा, ज्यादा। और अगर न्यूक्लियस का अट्रैक्शन ज्यादा होगा तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी होती क्या है बेटा, द टेंडेंसी ऑफ न्यूक्लियस टू अट्रैक्ट द इलेक्ट्रॉन्स, ये सुन। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट है तो हो सकता है कि टॉप टू बॉटम जाने पे जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है उसका रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलेगा, टॉप टू बॉटम जाने पे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होगी। इन दोनों की क्या होती है बेटा, ऑलमोस्ट सेम वैल्यू होती है,
यस और नो? देखो बेटा, अभी तक अपन ने जो बात की वो सारी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज थी। एटॉमिक रेडियस में किस टाइप से इंक्रीज होगा, टॉप टू बॉटम मूव करने पे एटॉमिक रेडियस इंक्रीज होगा क्योंकि साइज ऑफ वैलेंस शेल इंक्रीज हो जाता है, या फिर तुम ये भी बोल सकते हो कि नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स इंक्रीज हो जाते हैं। आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होती है। तो जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे, जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे, साइज क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है, तो आयनाइजेशन एनर्जी क्या करेगा, डिक्रीज करेगा। ओके, तो टॉप टू बॉटम मूव करने पे आयनाइजेशन एनर्जी में डिक्रीज आएगा। लेकिन जब अपन कार्बन फैमिली से नाइट्रोजन फैमिली की आयनाइजेशन एनर्जी अपन कंपेयर करते हैं, तो नाइट्रोजन फैमिली की ऑब्वियसली ज्यादा होनी चाहिए थी, लेकिन बहुत ज्यादा इंक्रीज होती है। नाइट्रोजन फैमिली का आयनाइजेशन एनर्जी कार्बन फैमिली से काफी ज्यादा होती है। उसका लॉजिक क्या है, क्योंकि नाइट्रोजन फैमिली का साइज भी स्मॉल हो गया, साथ ही साथ नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, तो ये उसका लॉजिक हो जाएगा। अब देखो, नाइट्रोजन फैमिली के बाद में आती है ऑक्सीजन फैमिली। तो ऑक्सीजन फैमिली की जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो ज्यादा होनी चाहिए थी नाइट्रोजन से, क्योंकि ऑक्सीजन फैमिली के जो एलिमेंट है उसका एटॉमिक रेडियस नाइट्रोजन फैमिली से कम होगा एक रेस्पेक्टिव पीरियड में। बट नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की ही आयनाइजेशन एनर्जी ज्यादा होती है ड्यू टू द स्टेबल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, क्योंकि नाइट्रोजन के पास हाफ फिल्ड पी ऑर्बिटल प्रेजेंट है, एंड हाफ फिल्ड एंड फुल्ली फिल्ड ऑर्बिटल जो होती है वो स्टेबल होती है ड्यू टू सिमेट्री एंड एक्सचेंज एनर्जी। बेटा यस और नो? अभी अपन बात करते हैं लास्ट एंड फाइनल पीरियोडिक प्रॉपर्टी की, जो मेटेलिक करैक्टर है वो ग्रुप में कैसे वेरी करेगा, राइट? तो अगर नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट्स की अपन बात करें तो ये एलिमेंट्स है, राइट? तो इनमें अपने को बात करनी की बेटा मेटेलिक करैक्टर किस टाइप से वेरी करेगा। तो ध्यान से सुनना, टॉप टू बॉटम मूव करने पे मेटेलिक करैक्टर जो है वो इंक्रीज होगा। जैसे जैसे अपन टॉप टू बॉटम जाएंगे ना, तो मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। क्यों इंक्रीज होगा, कि मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होने का मतलब है इलेक्ट्रॉन देने का टेंडेंसी बढ़ना, क्योंकि जो मेटल्स होती हैं उनकी इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है, एंड जो नॉन मेटल्स होती है उनकी इलेक्ट्रॉन लेने की टेंडेंसी होती है। तो टॉप टू बॉटम जाने पे मैंने बोला मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा। क्यों, क्योंकि टॉप टू बॉटम जाने पे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो कम हो रहा है, राइट? ये एटॉमिक रेडियस बढ़ रहा है तो उनका आयनाइजेशन एनर्जी घट रहा है, तो वो इजीली इलेक्ट्रॉन देंगे। ये सुनो, तो नीचे वाले एलिमेंट जो है बेटा उनका साइज ज्यादा है तो इजीली इलेक्ट्रॉन दे देंगे, उनका आयनाइजेशन एनर्जी कम है, तो मेटेलिक करैक्टर क्या करेगा बेटा, इंक्रीज करेगा। तो ग्रुप में टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करैक्टर जो है, मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज होगा, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी क्या कर रहा है बेटा, डिक्रीज कर रहा है, एलिमेंट्स की इलेक्ट्रॉन देने की जो टेंडेंसी है वो इंक्रीज होगी। फिर मैं तुम्हें बताऊं बेटा, तो स्टार्टिंग वाले दोनों एलिमेंट नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस दोनों ही कैसे होते हैं, नॉन मेटल, दोनों टिपिकल नॉन मेटलिक कैरेक्टर शो करते हैं बेटा। ये दोनों आर्सेनिक एंड एंटीमनी, ये दोनों होते हैं बेटा मेटलॉइड, और जो बिस्मिथ है वो टिपिकल मेटल होता है बेटा। समझ में? तुम देख सकते हो बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट विथ लॉजिक याद होना चाहिए तुम्हें। जेई एडवांस और नीट जैसे एग्जाम के लिए अगर तुम प्रिपेयर कर रहे हो तो तुम्हें यही नहीं पता होना चाहिए कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करैक्टर इंक्रीज हो रहा है, बट क्यों इंक्रीज हो रहा है, क्योंकि आयनाइजेशन एनर्जी डिक्रीज कर रहा है, एलिमेंट की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी इंक्रीज होगी तो मेटेलिक करैक्टर बढ़ेगा। सिंपल सी बात है। ये सुनो, अगर अपन बात करें तो अपन देख भी सकते हैं ऊपर वाले दोनों क्या थे, नॉन मेटल थे, फिर बीच में क्या है, मेटलॉइड, फाइनली क्या हो गया बेटा, जो बिस्मिथ है वो प्योरली मेटेलिक कैरेक्टर शो करता है बेटा। ये सुनो, तो ये तुम्हारे पास मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर था अलोंग द ग्रुप फ्रॉम द ग्रुप 15 एलिमेंट्स। चलो बेटा, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज की तो बात हो गई कि जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स की पीरियोडिक प्रॉपर्टी थी उनके अपन ने बात कर ली। अभी अपन बात करेंगे फिजिकल प्रॉपर्टीज कि इन एलिमेंट की जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो क्या क्या होती है और किस टाइप से वेरी करते हैं। तो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं, मतलब एक सिंगल एटम की फॉर्म में नहीं, बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइन फॉर्म में रहते हैं। जैसे जो फॉस्फोरस है वो जनरली P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, राइट? नाइट्रोजन जो है वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। ये सुनो, तो पॉइंट ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में रहते हैं। पॉली मतलब बहुत सारे एटम्स आपस में कंबाइंड फॉर्म में रहेंगे। जैसे नाइट्रोजन की डाइएटॉमिक फॉर्म में रहते हैं, मतलब 2 एटम्स आपस में कंबाइन होकर रहते हैं। फॉस्फोरस जो P4 की फॉर्म में रहता है जनरली, ये P4 यूनिट्स भी बहुत सारे आपस में कंबाइन होते हैं।
जो कि अपन एलोट्रोपी में पढ़ेंगे बेटा, राइट। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। जो नाइट्रोजन है वो डाई एटॉमिक फॉर्म मतलब N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। बाकी सब जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। पॉइंट नोट करना बेटा, नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म लाइक N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है बेटा और गैसीय स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। क्लियर है पॉइंट। इसके बाद में अपन बात करते हैं बेटा नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं उनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा और उनके मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर क्या आएगा, यस और नो। अभी तुमने देखा बेटा ये दोनों क्या होता है, नॉन मेटल, ये मेटलॉइड एंड लास्ट वाला क्या है बेटा, मेटल्स। तो जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिपेंड करता है बेटा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे, कि जो एटम्स है उनके बीच में जो फोर्सेस है वो कैसे है। तो इस फाइनल में तो मेटलिक बॉन्ड है, इनमें मेटलॉइड्स हैं, ये नॉन मेटल के एटम्स है बेटा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे, टॉप टू बॉटम मूव करने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है उसका रेगुलर ट्रेंड देखने को मिलता है और टॉप टू बॉटम जाने पे जो बॉइलिंग पॉइंट है बेटा वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, यस और नो। तो टॉप टू बॉटम जाने पे नाइट्रोजन फैमिली की जो एलिमेंट्स हैं उनका बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज करता है, राइट, है ना। अब देखना, अब बात करते हैं मेल्टिंग पॉइंट। मेल्टिंग पॉइंट जो इंटरेक्शंस है, जो एक एलिमेंट के जो एटम्स होते हैं उनके अंदर जो इंटरेक्शन है उनके साथ साथ वो इस चीज पे भी डिपेंड करता है कि उनकी पैकिंग कैसी है। जैसे बिस्मिथ मेटल है तो उसके जो मेटलिक बॉन्ड है उसकी स्ट्रेंथ कैसी होगी, ये सुनो। उनके अलावा जो मेटलिक लेटिस है उसमें एटम की पैकिंग कैसे है ना। तो इसमें रेगुलर ट्रेंड देखने को नहीं मिलता है। बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ट्रेंड आता है, बट अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो रेगुलर ट्रेंड नहीं आता है बेटा। कैसा ऑर्डर आता है मेल्टिंग पॉइंट का, अगर बात करें बेटा तो आर्सेनिक तक बढ़ता है, उसके बाद तो बिस्मिथ एंड एंटीमनी बेटा उन दोनों का ही क्या होता है बेटा, इससे कम होता है। क्यों बेटा, देखो इस लार्ज साइज का एटम है, जितना अगर एटमिक जो मेटल एटम है बिस्मिथ उसका साइज लार्ज हुआ तो जो मेटेलिक बॉन्ड है वो वीक बनेगा, इस वजह से इनका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो डिक्रीज होता है। तुम इनकी एक्सपेरिमेंटल वैल्यू से भी अच्छे से समझ सकते हो बेटा, ध्यान से देख सकते हो तुम्हें इस पीडीएफ के अंदर, राइट। तो पॉइंट क्या है कि नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं। नाइट्रोजन जो वो डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है इन द फॉर्म ऑफ N2। फॉस्फोरस है तो व्हाइट फॉस्फोरस है वो P4 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। बाकी वो P4 यूनिट्स भी बाद में कंबाइन होते हैं, वो अपन बाद में देख लेंगे। लेकिन सारे पॉली एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है। नाइट्रोजन डाई एटॉमिक फॉर्म मतलब N2 की फॉर्म में एग्जिस्ट करता है और गैस स्टेट में एग्जिस्ट करता है। इसके अलावा सारे सॉलिड फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं बेटा, है ना। टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट का तो रेगुलर ऑर्डर आता है, इंक्रीज करता है, क्योंकि वो पैकिंग कैसी उस पर डिपेंड नहीं करता, वो सिर्फ इंटरेक्शंस पे डिपेंड करता है। तो देखो टॉप टू बॉटम जाने पे बॉइलिंग पॉइंट का रेगुलर ऑर्डर आता है और इंक्रीज करता है, राइट। लेकिन अगर मेल्टिंग पॉइंट की बात करें बेटा, राइट, तो देखो आर्सेनिक तक बढ़ा, उसके बाद दोनों को क्या हुआ बेटा, डिक्रीज हुआ। ऐसा क्यों हुआ, ये लार्ज साइज के एटम है, इनकी पैकिंग लेटिस में इनकी पैकिंग अच्छे से नहीं होगी, तो तुम्हारे पास ये मेटेलिक मेल्टिंग पॉइंट का ऑर्डर। ये जो वैल्यूज है लिखा हुआ है नो नीड टू रिमेम्बर, मतलब जो मेल्टिंग पॉइंट की वैल्यूज है वो तुम्हें याद नहीं रखनी, तुम्हें बस इनका जो ऑर्डर है वो ही याद रखना है बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है ऑक्सीजन स्टेट ऑफ द ग्रुप 15 एलिमेंट, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जो ग्रुप 15 के एलिमेंट है वो कौन कौन से ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं, ये काफी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से सुनना बेटा। जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वो -3 +3 एंड +5, ये तीन ऑक्सीजन स्टेट जनरली शो करते हैं बेटा। जो मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट है नाइट्रोजन फैमिली के वो कौन कौन से हैं, -3 +3 एंड +5। क्यों क्यों यही ऑक्सीजन स्टेट नाइट्रोजन फैमिली के लिए कॉमन है, देखते हैं बेटा। नाइट्रोजन फैमिली का जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है NH2Np3, राइट। नाइट्रोजन फैमिली के वैलेंस शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है बेटा, 5 इलेक्ट्रॉन है, ये सुनो, 3 इलेक्ट्रॉन p ऑर्बिटल में और 2 s में, तो टोटल 5 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट के वैलेंस शेल में, राइट। अगर ये 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है बेटा, अगर इसमें अपन 3 इलेक्ट्रॉन्स ऐड करते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन ऐड करने का मतलब है -3 ऑक्सीजन स्टेट, तो इनका क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, ये सुनो। तो -3 ऑक्सीजन स्टेट इनका स्टेबल होगा, क्योंकि -3 चार्ज के साथ इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाएगा, तो -3 इनके लिए एक स्टेबल ऑक्सीजन स्टेट है बेटा। इसलिए ये सारे एलिमेंट -3 शो करने की टेंडेंसी रखते हैं, मतलब इनके लिए कॉमन ऑक्सीजन स्टेट -3 क्यों होगा उसका लॉजिक अपन ने देखा। +3 बेटा, जब ये आयनाइज होंगे, जब ये आयनाइज होंगे बेटा तो क्या करेंगे,
इनके जब p के 3 इलेक्ट्रॉन जो वैलेंस शेल में उसमें s ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है और p ऑर्बिटल में 3 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है। ये सुनो, तो देखो बेटा पहला इलेक्ट्रॉन निकालने में काफी ज्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी क्योंकि स्टेबल हाफ फील्ड p ऑर्बिटल है बेटा। लेकिन एक अगर तुम एनर्जी दोगे तो कोई बात नहीं होगा, एक के बाद 2 भी निकाल सकते हो तुम, p से तीनों भी निकाल सकते हो। तो +3 जब तुम निकालोगे बेटा +3 भी इनके लिए स्टेबल होगा क्योंकि +3 मतलब p वाले तीनों इलेक्ट्रॉन तुमने रिमूव कर दिए, उसके बाद फुली फिल्ड s ऑर्बिटल आ जाता है बेटा, राइट। तो इसके लिए +3 भी स्टेबल होगा। +5 मतलब तुमने वैलेंस शेल के सारे इलेक्ट्रॉन निकाल दिए, नोबल गैस मतलब हीलियम का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा नाइट्रोजन के लिए, तो बाकी एलिमेंट जो उनमें भी नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन आ जाएगा क्योंकि पूरे वैलेंस शेल के इलेक्ट्रॉन तुमने निकाल दिए इन द +5 स्टेट, राइट। तो ये जो एलिमेंट्स हैं वो -3 +3 एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट कॉमनली शो करते हैं बेटा, समझ में आया। -3 में ऑक्टेट कंप्लीट, +3 में फुल्ली फिल्ड s ऑर्बिटल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन और +5 में नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन। तो ये एलिमेंट -3 +3 एंड +5 ऑक्सीडेट जनरली शो करते हैं बेटा, ये जो एलिमेंट्स है। अब इनकी जो ऑक्सीजन स्टेट है -3 +3 एंड +5, इनकी डाउन द ग्रुप स्टेबिलिटी के बारे में कमेंट करते हैं बेटा। तो ध्यान से सुनना, टॉप टू बॉटम जाने पे ग्रुप 15 में टॉप टू बॉटम जाने पे -3 ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। क्यों बेटा? कि टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है। मेटेलिक करैक्टर बढ़ता है मतलब इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी बढ़ती है, लेने की नहीं। मेटल की इलेक्ट्रॉन देने की टेंडेंसी होती है बेटा। तो ध्यान से सुनना, टॉप टू बॉटम मूव करने पे -3 ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा। यस और नो? अब बात करते हैं +3 एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट की। यस और नो? तो टॉप टू बॉटम जाने पे +3 ऑक्सीजन स्टेट का स्टेबिलिटी तो बढ़ेगा और +5 का स्टेबिलिटी घटेगा ड्यू टू द इनर्ट पेयर इफेक्ट। यस और नो? देखो बेटा, हायर ऑक्सीजन स्टेट क्या होती है +5 एंड लोअर क्या है बेटा +3। तो टॉप टू बॉटम जैसे जैसे जाएंगे ना बेटा, जो s वाले इलेक्ट्रॉन्स हैं वो पेड ही रहते हैं, अनपेड नहीं होते, जिसको अपन बोलते हैं अनपेड इनर्ट पेयर इफेक्ट, राइट। ये पढ़ा है अपन ने कार्बन एंड बोरॉन फैमिली में कि जो s वाले इलेक्ट्रॉन है बेटा वो बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट ही नहीं करते। यस और नो? तो सिर्फ p वाले 3 इलेक्ट्रॉन पार्टिसिपेट करेंगे, मतलब +3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेगा। तो टॉप टू बॉटम जाने पे +5 का स्टेबिलिटी डिक्रीज होगा और +3 का इंक्रीज होगा बेटा। जैसे मैं बताऊं बेटा कि तुम्हारे पास ये एलिमेंट्स है, तो इनमें +3 ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी का ऑर्डर, ये +3 जो है बेटा उसका स्टेबिलिटी टॉप टू बॉटम बढ़ेगा। और इन्हीं के लिए अगर मैं +5 की बात करूं, +5 ऑक्सीजन की स्टेबिलिटी की बात करूं, तो क्या होगा, वो डिक्रीज करेगा टॉप टू बॉटम जाने की ड्यू टू द इननेट पेयर इफेक्ट। जो बिस्मिथ है बेटा वो +5 सिर्फ एक ही एलिमेंट के साथ शो करता है बेटा, फ्लोरीन के साथ। फ्लोरीन के साथ ही जो बिस्मिथ है वो +5 ऑक्सीजन स्टेट शो करता है। तो ये तो हुई बेटा इनके कॉमन ऑक्सीजन स्टेट -3 +3 एंड +5। इसके अलावा बेटा जो नाइट्रोजन है बेटा वो इन ऑक्सीडेशन स्टेट के अलावा +1 +2 एंड +4 ये वाले ऑक्सीजन स्टेट भी शो कर सकता है बेटा। नाइट्रोजन +1 +2 +4 ये ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है। और इसी की वजह से बेटा जो नाइट्रोजन है वो एसिडिक सॉल्यूशन में एक डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी शो करता है। एग्जांपल से समझते हैं बेटा, जैसे HNO2 gives HNO3 + NO। एसिडिक सॉल्यूशन में नाइट्रोजन जो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन भी शो करता है। देख सकते हो बेटा, यहाँ पे नाइट्रोजन +3 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +5 में है, यहाँ पे नाइट्रोजन +2 में है। जब एक ही एलिमेंट का ऑक्सीडेशन और रिडक्शन होता है तब होती है डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। जिस एलिमेंट का ऑक्सीडेशन होता है बेटा अगर उसी का रिडक्शन हो रहा है तो ऐसी रेडॉक्स रिएक्शन को अपन बोलते हैं बेटा डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। देखो बेटा, नाइट्रोजन यहाँ से +3 से +5 में गया तो ऑक्सीडेशन, एंड नाइट्रोजन +3 से +2 में भी गया तो रिडक्शन। तो ऑक्सीडेशन रिडक्शन हो रहा है मतलब रेडॉक्स है, और सेम एलिमेंट का हो रहा है बेटा, जिसका ऑक्सीडेशन हुआ है उसी का रिडक्शन, तो डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। तो नाइट्रोजन +1 +2 +4 ये सब ऑक्सीजन स्टेट भी शो करता है, इसी वजह से एसिडिक मीडियम में डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। फोस्फोरस भी, तो नाइट्रोजन के बाद में आता है बेटा फोस्फोरस, ये भी डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है। और बेटा ये तो एसिडिक और बेसिक दोनों मीडियम में ही डिसप्रपोर्शन रिएक्शन शो कर सकता है। फॉर एग्जांपल अपन समझते हैं H3PO3 gives H3PO4 + PS3। देखना बेटा ध्यान से, यहाँ पे जो फोस्फोरस है वो +3 में है, यहाँ पे
+5 में है और यहाँ पे -3 में। तुम आसानी से देख सकते हो फॉस्फोरस यहाँ से +3 से +5 फॉस्फोरस का ऑक्सीडेशन और यहाँ पे +3 से -3 फॉस्फोरस का रिडक्शन। ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों ही हो रहे हैं और सेम एलिमेंट के हो रहे हैं बेटा, तो कैसी रिएक्शन होगी? डिसप्रपोर्शन रिएक्शन। यस और नो? आई थिंक सबको ये क्लियर है बेटा कि मोस्ट कॉमन ऑक्सीजन स्टेट तो -3 +3 एंड +5 होती है। इनके अलावा भी जो नाइट्रोजन एंड फॉस्फोरस है, इनके अलावा भी वो ऑक्सीजन स्टेट शो कर सकते हैं और ये वेरियस टाइप ऑफ ऑक्सीजन स्टेट शो करते हैं। इसी वजह से जो नाइट्रोजन है वो तो एसिडिक सॉल्यूशन में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो करता है, और जो फॉस्फोरस है चाहे एसिडिक मीडियम हो चाहे बेसिक मीडियम हो, सब में डिस्प्रपोर्शन रिएक्शन शो कर सकता है बेटा। यस और नो? ओके, तो अभी अपन ने बात की बेटा ऑक्सीडेशन स्टेट की कि कौन कौन सी ऑक्सीडेशन शो कर सकते हैं। -3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप क्या करेगा? डिक्रीज करेगा, क्योंकि मेटलिक कैरेक्टर बढ़ जाता है। +3 और +5 में कंपेयर करें तो अपने को पता है बेटा कि पी ब्लॉक के अंदर इननेट पेयर इफेक्ट आता है, तो हायर ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करता है और लोअर का क्या करता है बेटा? इंक्रीज करता है। तो +3 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप इंक्रीज करेगा और +5 का स्टेबिलिटी डाउन द ग्रुप डिक्रीज करेगा। अभी अपन बात करते हैं बेटा कोवैलेंसी कि मैक्सिमम कोवैलेंसी जो इन एलिमेंट्स का कितना हो सकता है। तो अगर नाइट्रोजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की बात करें बेटा, तो नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा 1s2 2s2 2p3, जबकि अपन फॉस्फोरस और अदर एलिमेंट्स की बात करें तो उनको हो जाएगा, सो फॉस्फोरस कितना होगा? 1s2 2s2 2p6 3s2 3p3 एंड 3d0। इसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल है। जो नीचे वाले एलिमेंट्स उनके सबके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होगा, जबकि नाइट्रोजन के पास कोई भी वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं है। तो बेटा की इंपॉर्टेंट डिसिमिलरिटी है जो नाइट्रोजन बाकी सब एलिमेंट से शो करता है कि नाइट्रोजन फैमिली में नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, बाकी सब एलिमेंट के पास एक वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट होता है बेटा। और वैकेंट डी ऑर्बिटल की प्रेजेंस जो है बेटा इनकी कोवैलेंसी को अफेक्ट करेगी, जिससे बेटा नाइट्रोजन के वैलेंस शेल में जो एस ऑर्बिटल है उसमें 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है और पी में 3 इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है बेटा। तो नाइट्रोजन विदाउट एनी चार्ज, अगर नाइट्रोजन पे कोई चार्ज नहीं तो मैक्सिमम कितने कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है? 1 2 3, 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है तो मैक्सिमम 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है बेटा, हाँ है ना। लेकिन मैक्सिमम कितना शो कर सकता है जब इस पे कुछ चार्ज वार्ज हो? तो बेटा नाइट्रोजन पे अगर +1 चार्ज आया, नाइट्रोजन में +1 चार्ज आया मतलब एक इलेक्ट्रॉन कम कर देना, तो एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा और एस वाला इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर यहाँ पे आ जाएगा। तो +1 ऑक्सीजन स्टेट में नाइट्रोजन मैक्सिमम +1 अगर ऑक्सीजन स्टेट है तो नाइट्रोजन के पास मैक्सिमम अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 4, राइट। ग्राउंड स्टेट में मतलब विदाउट एनी चार्ज नाइट्रोजन सिर्फ 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। लेकिन अगर कार्बन पे नाइट्रोजन पे +1 चार्ज आया बेटा तो एक इलेक्ट्रॉन निकल गया बेटा, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो जाएंगे नाइट्रोजन के पास? 4। तो बेटा पी वाला एक चला जाएगा तो एस वाला एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर पी में आ जाएगा, तो टोटल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन कितने हो गए बेटा? 4। इससे ज्यादा तुम अनपेयर्ड भी नहीं कर सकते। अब अगर +2 चार्ज कर दोगे बेटा तो इलेक्ट्रॉन ही 3 ही रह जाएंगे, तो फिर कोवेलेंसी वापस से कम होगी। तो नाइट्रोजन जो है वो मैक्सिमम कोवेलेंसी शो करता है 4 विद द +1 चार्ज, है ना। तो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन की मैक्सिमम कोवेलेंसी जो है वो 4 हो सकती है विद द +1 चार्ज। नाइट्रोजन विदाउट एनी चार्ज हमेशा 3 ही बॉन्ड बनाएगा, 3 ही कोवेलेंट बॉन्ड बनाएगा क्योंकि 3 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है। यस और नो? और मैक्सिमम कोवेलेंसी कितनी हो सकती है बेटा? 4 अगर उस पर +1 चार्ज हुआ तो। जबकि बेटा बाकी जो एलिमेंट है उनके सबके पास देखो बेटा, एस में 2 इलेक्ट्रॉन है, पी में 3 इलेक्ट्रॉन है, बट डी क्या पड़ा हुआ बेटा? हर एक एलिमेंट के पास वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट है। तो अगर ये एस वाले की एक्साइट होकर यहाँ पे चला जाए बेटा तो कितने अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे बेटा? इनके पास 5 इलेक्ट्रॉन है वैलेंस शेल में और 5 के 5 अनपेयर्ड हो सकते हैं। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी कितनी शो कर सकते हैं बेटा एट ग्राउंड स्टेट में? तो मतलब विदाउट एनी चार्ज 5, लेकिन बेटा ये एक इलेक्ट्रॉन लेके 6 कोवैलेंसी, पी अगर माइनस चार्ज जैसे pf6 -1 चार्ज मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है तो कितने इलेक्ट्रॉन? 5 तो पहले से थे, एक और आ गया बेटा, 6 इलेक्ट्रॉन हो गए। तो मैक्सिमम कोवैलेंसी जो है वो 6 शो कर सकते हैं एलिमेंट, है ना। तो बेटा फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में भी 5 इलेक्ट्रॉन थे, बट -1 चार्ज आने का मतलब एक इलेक्ट्रॉन लिया है, तो एक इलेक्ट्रॉन टोटल पे इलेक्ट्रॉन कितने हो गए? 6। तो मैक्सिमम कोवैलेंट बॉन्ड कितने फॉर्म कर सकता है? 6 कोवैलेंट बॉन्ड, है ना। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवैलेंसी 4 एंड बाकी जो एलिमेंट है वो मैक्सिमम कोवैलेंसी शो कर सकते हैं 6 विद द -1 चार्ज, और नाइट्रोजन मैक्सिमम कोवैलेंसी शो करेगा 4 विद द +1 चार्ज, है ना।
जो बाकी एलिमेंट है उनका मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 क्यों होता है, उसका लॉजिक क्या दोगे, ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल, हाँ है ना। ओके, तो बेटा एक पॉइंट तुमने पीरियोडिक प्रॉपर्टीज में भी सीखा था, और बाकी जो ग्रुप तुमने इससे पहले पढ़ लिए हैं, ग्रुप 13 14, उनमें भी तुमने एक पॉइंट सुना था कि हर एक ग्रुप का जो फर्स्ट एलिमेंट होता है वो बाकी सिर्फ ग्रुप मेंबर से कुछ ना कुछ डिसिमिलरिटीज पक्का शो करता है। जैसे कार्बन है तो बाकी सब एलिमेंट से डिसिमिलरिटी शो कर रहा था, बोरोन भी अपनी फैमिली के तो बाकी एलिमेंट से उनके साथ डिसिमिलरिटी शो कर रहा था। तो इसी टाइप से बेटा नाइट्रोजन जो है वो भी अपने ग्रुप के मेंबर से डिसिमिलरिटी शो करता है। तो सबसे पहले तो अपन यही देखेंगे कि जो नाइट्रोजन है वो अपने जो बाकी ग्रुप मेंबर है उनसे डिसिमिलरिटी शो क्यों करता है। उसका लॉजिक है बेटा वेरी स्मॉल साइज, बाकी एलिमेंट के कंपैरिजन में साइज क्या होता है बेटा, बहुत स्मॉल, राइट, वेरी स्मॉल साइज। सेकंड पॉइंट बाय बेटा हाई आयनाइजेशन एनर्जी, इसकी आयनाइजेशन एनर्जी जो बेटा का बाकी एलिमेंट से काफी ज्यादा होगी। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, राइट। एंड फोर्थ पॉइंट है बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, absence ऑफ डी ऑर्बिटल, absence ऑफ डी ऑर्बिटल, इसके पास वैलेंस शेल में वैकेंट डी ऑर्बिटल प्रेजेंट नहीं होता है, हाँ है ना। तो तुमसे बोल दे कि ये पॉइंट तो सबको पता है कि हर एक ग्रुप का फर्स्ट एलिमेंट बाकी एलिमेंट से डिसिमिलरिटी शो करता है, उसी टाइप से नाइट्रोजन जो है वो भी अपने ग्रुप के मेंबर से डिसिमिलरिटी शो करेगा। बट क्यों करेगा, वेरी स्मॉल साइज, हाई आयनाइजेशन एनर्जी, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी एंड absence ऑफ डी ऑर्बिटल, है ना। नाउ कौन कौन सी डिसिमिलरिटी शो करता है, तो फर्स्ट पॉइंट है बेटा कि बाकी सब जो एलिमेंट है उनका मैक्सिमम कोवेलेंसी 6 हो सकता है, जबकि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी सिर्फ और सिर्फ कितना होगा बेटा 4 विद द +1 चार्ज। नेक्स्ट पॉइंट बेटा नाइट्रोजन हैव द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म द p-pi बॉन्ड। ये ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन जो नाइट्रोजन फैमिली है बेटा उसमें नाइट्रोजन ही एक ऐसा एलिमेंट है जिसके पास एक एबिलिटी है p-pi बॉन्ड फॉर्म करने की विद द नाइट्रोजन एटम और विद द स्मॉल साइज एटम लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, इन सब के साथ। ये सुनो, तो नाइट्रोजन जो एटम होता है बेटा वो दूसरे नाइट्रोजन एटम के साथ p-pi बॉन्ड बना सकता है, और जो स्मॉल साइज के एलिमेंट्स है लाइक कार्बन, ऑक्सीजन, उनके साथ भी एक p-pi मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। नोट करना बेटा, नाइट्रोजन हैज द यूनिक एबिलिटी टू फॉर्म p-pi multiple bond with itself and other elements having small size and high electronegativity like carbon, oxygen, right? तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है। नेक्स्ट पॉइंट, ये तो तुम्हें समझ में आया कि नाइट्रोजन जो है उसके पास यूनिक एबिलिटी होती है कि वो जो p-pi बॉन्ड है वो बना सकता है, खुद के साथ भी बना सकता है, राइट, कार्बन के साथ बना सकता है, ऑक्सीजन के साथ बना सकता है। p-pi का मतलब पता है ना बेटा, दो p ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाएंगे ना, उसको अपन बोलेंगे p-pi बॉन्ड। और d-pi कब बोलते हैं, एक d ऑर्बिटल और एक p ऑर्बिटल आपस में लेटरल ओवरलैपिंग करके पाई बॉन्ड बनाती है ना, उसको अपन बोलते हैं बेटा d-pi बॉन्ड। तो यहाँ पे नाइट्रोजन, दो नाइट्रोजन अब आपस में बॉन्ड बना रहे हैं, कार्बन नाइट्रोजन बना रहे हैं या नाइट्रोजन ऑक्सीजन बना रहे हैं, तो इनके पास तो सिर्फ p ऑर्बिटल ही होता है बेटा, तो कौन सा बॉन्ड बनाएंगे आपस में, p-pi बॉन्ड। p-pi बॉन्ड सिर्फ नाइट्रोजन ही बना सकता है, बाकी सब एलिमेंट ऐसा नहीं कर सकते। ध्यान से सुनना बेटा, नाइट्रोजन फैमिली के जो नीचे वाले एलिमेंट होता है, ये सब जो एलिमेंट है इसमें नाइट्रोजन ही p-pi बॉन्ड बना सकता है, नीचे वाले ये p-pi बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों बेटा, ध्यान से सुनना बेटा, चाहे कोई भी ग्रुप हो, चाहे वो कार्बन फैमिली हो चाहे वो नाइट्रोजन फैमिली हो, जो हेवियर एलिमेंट्स होते हैं मतलब जो नीचे वाले एलिमेंट्स होते हैं उनकी पाई बॉन्ड फॉर्मेशन की टेंडेंसी काफी कम होती है, यस और नो, वो पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं कर पाते हैं। ध्यान से सुनना, बहुत इंपॉर्टेंट है। जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग होता है ना बेटा, कोई भी कोवेलेंट बॉन्ड हो, कोवेलेंट बॉन्ड हमेशा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग से बनता है, और जितनी ज्यादा ऑर्बिटल्स की ओवरलैपिंग होती है बॉन्ड उतना ही स्ट्रॉन्ग होता है, राइट। अगर मैं बोलूं कि दो ऑर्बिटल्स आपस में ज्यादा ओवरलैप कर रही हैं, इसका मतलब एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग हाई है, बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होगा। एंड एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग जो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग है वो ऑर्बिटल की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। एक ग्रुप में जो नीचे वाले एलिमेंट है बेटा उनका साइज क्या होता है, लार्ज, तो उनका जो वैलेंस शेल ऑर्बिटल है बेटा उसका साइज भी क्या होगा, लार्ज साइज के ऑर्बिटल्स, यस और नो। तो बेटा जब ये लार्ज साइज के
पी ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करके पी पाई बॉन्ड बनाने का ट्राई करते हैं ना बेटा, तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती है, मतलब इनके लार्ज साइज की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है, राइट। एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग ऑर्बिटल की साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है बेटा। तो इनका साइज क्या है बेटा, इनके वैलेंशियल ऑर्बिटल मतलब इनका इसमें 3p 4p 5p 6p, इनका साइज ज्यादा होने की वजह से बेटा ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते, क्योंकि इनका साइज ज्यादा है तो एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, मतलब इतना ओवरलैपिंग नहीं कर पाते कि बॉन्ड बन जाए, राइट। जब ये बड़े साइज के ऑर्बिटल बॉन्ड बनाने जाते हैं बेटा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती बेटा, ये डिफ्यूज हो जाते हैं, फैल जाते हैं और ओवरलैपिंग नहीं कर पाते। इस वजह से बेटा जो हेवियर एलिमेंट्स जो नाइट्रोजन फैमिली के नीचे वाले एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। नाइट्रोजन एक ऐसा एलिमेंट है बेटा जो पी पाई बॉन्ड बनाता है और इसी वजह से बेटा ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, इसी वजह से ये डाई एटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है N2 के फॉर्म में। तो N2 मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा, केमिकल बॉन्डिंग में तुमने सीखा है 3, मतलब 3 बॉन्ड्स प्रेजेंट होते हैं बेटा, इनमें से एक बॉन्ड सिग्मा है एंड 2 बॉन्ड्स आर पाई बॉन्ड। तो देखो बेटा नाइट्रोजन के बीच में 2 पी पाई बॉन्ड प्रेजेंट है और एक सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है। बॉन्ड ऑर्डर कितना होता है बेटा इसका 3। यस और नो, समझ में आया ना बेटा कि नाइट्रोजन ही पी पाई बॉन्ड फॉर्म कर सकता है, जो नीचे वाले एलिमेंट्स जो हेवियर एलिमेंट्स हैं वो पी पाई बॉन्ड फॉर्म नहीं करेंगे ड्यू टू द लार्ज साइज ऑफ ऑर्बिटल्स, इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं हो पाती है, ऑर्बिटल की साइज ज्यादा होने की वजह से एक्सटेंट ऑफ ओवरलैपिंग कम होगा, इतना ओवरलैपिंग नहीं कर पाते कि बॉन्ड बन जाए या फिर स्टेबल बॉन्ड बन जाए, है ना। जब वो ओवरलैपिंग करने जाते हैं बड़े ऑर्बिटल्स तो ओवरलैपिंग इफेक्टिव नहीं होती, ऑर्बिटल जब ओवरलैपिंग करने के चक्कर में डिफ्यूज और हो जाते हैं बेटा और बॉन्ड उनसे बनता नहीं है। आई होप तुम्हें ये समझ में आए। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखते हैं बेटा, ओके। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन जो है बेटा वो डाइएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, जिसके बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट होता है बेटा। तो पता है ना बेटा नाइट्रोजन के दो नाइट्रोजन एटम के बीच में ट्रिपल बॉन्ड प्रेजेंट है, एक सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड। तो इस N2 मॉलिक्यूल की जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी, जो बॉन्ड एनर्जी वो काफी ज्यादा हाई होती है बेटा, बहुत ज्यादा हाई एनर्जी होती है इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी जो होती है ना। बाकी जो एलिमेंट है ना बेटा फॉस्फोरस इनके बीच में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा, ये कभी भी आपस में पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे बेटा, है ना। इनके बीच में ऐसे सिग्मा एक सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट होगा बेटा। जो बिस्मिथ है बेटा वो तो मेटल है, उसमें तो मेटेलिक बॉन्ड प्रेजेंट होगा, है ना। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट जिसको तुम एक्सेशन भी बोल सकते हो बेटा, और वहां से मैं तुम्हें एक और पॉइंट बताऊंगा कि जो नाइट्रोजन है ना वो केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, राइट। और केटेनेशन की प्रॉपर्टी तुमने पढ़ी थी ना कार्बन फैमिली में कि द टेंडेंसी ऑफ कार्बन एटम टू लिंक विथ another carbon through the covalent bond and from the large ring and chains known as catenation, है ना। कार्बन एटम की टेंडेंसी टू लिंक विथ अनदर कार्बन थ्रू द कोवेलेंट बॉन्ड एंड फॉर्म लार्ज रिंग्स एंड चेन नोन एज कैटेनेशन, कि कार्बन एटम से आपस में बॉन्ड बनाते जाएंगे और लार्ज रिंग एंड चेन्स बनाते हैं ना, उसको अपन बोलते हैं बेटा प्रॉपर्टी ऑफ कैटेनेशन। नाइट्रोजन जो है बेटा वो कैटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, क्यों नहीं करता है वो अपने को समझने का है बेटा, है ना। ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं सिंगल बॉन्ड की बात करूं बेटा, ये N2 मॉलिक्यूल में जो ट्रिपल बॉन्ड है उससे सर कंपेयर नहीं करूं, अगर फॉस्फोरस में सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है ऐसे, और नाइट्रोजन के एटम के बीच में भी अगर सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है बेटा, तो इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा, इन दोनों में से कौन सा स्ट्रॉन्ग होगा उसकी अपन बात करते हैं बेटा, ठीक है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, अगर मैं यहाँ पे तुम देखो, अगर लॉजिकली तुम सोचने जाओगे ना बेटा, तुम बोलोगे सर यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, यहाँ पे 3p ओवरलैपिंग से बॉन्ड बना है, स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैपिंग कर रहे हैं, तो सर ये वाला बॉन्ड ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, है ना। बट ऐसा नहीं होता है, ध्यान से सुनना बेटा, कंसेप्चुअली ऐसा होना चाहिए था बट क्यों नहीं हो रहा है वो सुनना बेटा। देखो बेटा यहाँ पे 2p ओवरलैपिंग हो रही है, दो स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं बेटा, राइट। तो ये जो नाइट्रोजन बॉन्ड लेंथ है बेटा ये काफी कम होगी, और उससे क्या होगा बेटा, ये दोनों लोन पेयर जो नाइट्रोजन के ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है बेटा, इसमें हाई रिपल्सन आएगा, ये सुनो। और हाई रिपल्सन की वजह से बेटा ये दोनों क्या कर पाएगा, हाई रिपल्सन आएगा, इसी वजह से बेटा ये इन दोनों के बीच में हाई रिपल्सन है बेटा, मतलब ये एटम साथ साथ नहीं रहना चाहते, ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो जाएगा, इसकी बॉन्ड एनर्जी कम होगी, मतलब इस बॉन्ड की स्ट्रेंथ कम होगी, यस और नो, राइट।
अब देखना बेटा यहाँ पे 3p ओवरलैपिंग है, तो ये बॉन्ड लेंथ क्या होगा बेटा, ज्यादा होगा, राइट। बॉन्ड लेंथ ज्यादा, तो तुमने ये सीखा है बेटा कि बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड एनर्जी कम, बॉन्ड स्ट्रेंथ कम। लेकिन यहाँ पे देखना बेटा बॉन्ड लेंथ इसकी ज्यादा है, फिर भी यही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि बेटा फोस्फोरस एक लार्ज साइज का एटम है। यहाँ पे 3p ओवरलैपिंग हुई है, ये बॉन्ड लेंथ थोड़ी ज्यादा होगी, तो यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, इन दो लोन पेयर्स के बीच में रिपल्सन इतना ज्यादा नहीं आएगा जितना कि नाइट्रोजन नाइट्रोजन में आ रहा था। पॉइंट टू बी नोटेड बेटा, नाइट्रोजन स्मॉल साइज के एटम है, उनके बीच की जो एन बॉन्ड लेंथ है वो काफी कम है, तो ये लोन पेयर पास में आ जाएंगे, इनके बीच में हाई रिपल्सन आएगा, तो ये बॉन्ड इजीली ब्रेक हो सकता है, तो बॉन्ड स्ट्रेंथ कम है, बट बॉन्ड लेंथ तो कम है ना बेटा 2p ओवरलैपिंग की वजह से, राइट। यहाँ पे देखना बेटा पीपी बॉन्ड की अगर मैं बात करूं तो 3p ओवरलैपिंग है, तो ये वाली बॉन्ड लेंथ इससे ज्यादा होगी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा है फिर भी यही बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, क्यों, तो बेटा यहाँ पे बॉन्ड यही स्ट्रॉन्ग होता है, यहाँ तो इस इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से वीक हुआ है ना। यहाँ पे इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन क्या आएगा बेटा, इन दो लोन पेयर के बीच का जो रिपल्सन है वो क्या आएगा, कम आएगा ना, क्योंकि थोड़े दूर दूर है, तो ये बॉन्ड थोड़ा ज्यादा स्टेबल हो जाता है, हाँ या ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि पीपी फोस्फोरस फोस्फोरस के बीच में जो सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है, सिंगल बॉन्ड प्रेजेंट है, वो नाइट्रोजन नाइट्रोजन से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है, क्योंकि उसमें दो लोन पेयर प्रेजेंट जो है उनके बीच में रिपल्सन कम आता है और नाइट्रोजन वाले में रिपल्सन ज्यादा आता है बेटा। तो पॉइंट, अगर मैं बॉन्ड लेंथ की बात करूं बेटा तो पीपी वाले की ज्यादा होगी, और अगर मैं बॉन्ड एनर्जी की बात करूं या बॉन्ड स्ट्रेंथ की बात करूं बेटा तो वो भी पीपी वाले की ज्यादा होगी एनएन के कंपैरिजन में। ऐसा क्यों हो रहा है समझ में आया ना बेटा, कि यहाँ पे 3p 2p ओवरलैपिंग है, तो बॉन्ड लेंथ तो इसी की ज्यादा होगी, राइट। बट एनर्जी, बॉन्ड लेंथ ज्यादा तो बॉन्ड वीक होना चाहिए था, बट ज्यादा है क्योंकि बेटा यहाँ पे जो नाइट्रोजन नाइट्रोजन वाला बॉन्ड है वो वीक हो गया थोड़ा, क्यों, क्योंकि इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से, है ना। अब यहीं से अपन कंक्लूड करेंगे बेटा कि जो नाइट्रोजन है, जो नाइट्रोजन है वो केटेनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करता है, जैसे कार्बन ऐसे लार्ज चेन बना रहा था ना बेटा, ऐसे कार्बन आप एटम आपस में लिंक हो गए, वैसे नाइट्रोजन नहीं बना पाएगा, क्यों नहीं बना पाएगा बेटा, क्योंकि जो एन बॉन्ड होता है वो स्टेबल नहीं होता ड्यू टू द इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन। यस और नो, क्लियर है। जिस टाइप से कार्बन केटिनेशन की प्रॉपर्टी शो कर रहा था वैसे नाइट्रोजन शो नहीं कर पाएगा, क्योंकि हर एक नाइट्रोजन पे दो नॉन बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन मतलब एक एक लोन पेयर प्रेजेंट होगा, और ये बॉन्ड लेंथ जो होती है नाइट्रोजन के केस में बेटा वो काफी कम होती है, तो नाइट्रोजन स्मॉल साइज का एटम होने की वजह से बॉन्ड लेंथ काफी कम होती है, तो इन इलेक्ट्रॉन के बीच में रिपल्सन हाई आ जाता है, तो इस बॉन्ड की स्टेबिलिटी कम हो जाती है बेटा, इस वजह से नाइट्रोजन जो है वो लार्ज रिंग एंड चेन्स फॉर्म नहीं करेगा, राइट, कैटेलिसिन की प्रॉपर्टी शो नहीं करेगा। यस और नो, ओके बेटा। अभी अपन नाइट्रोजन की नेक्स्ट डिसिमिलरिटी की बात करते हैं, जो कि वो अदर एलिमेंट से शो करता है बेटा। नाइट्रोजन के अलावा जितने भी इसकी फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो सारे डी पाई पी पाई की बात नहीं करो बेटा, पी पाई तो सिर्फ नाइट्रोजन बना सकता है, बाकी कोई एलिमेंट पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता। लेकिन नेक्स्ट पॉइंट सुनना बेटा, बाकी जो एलिमेंट है वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, जबकि नाइट्रोजन कभी भी डी पाई बॉन्ड नहीं बनाएगा। क्यों नहीं बनाएगा, क्योंकि नाइट्रोजन के पास डी ऑर्बिटल ही नहीं होता है। ये सुनो एग्जांपल लेते हैं बेटा, जैसे R3p डबल बॉन्ड हो, राइट, है ना, फॉस्फोरस पे 3 कार्बन की चेन लगी हुई है और उसने एक पाई बॉन्ड बनाया ऑक्सीजन के साथ, तो फॉस्फोरस का जो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है बेटा कितना होता है 3s2 3p3। फॉस्फोरस ने कितने बॉन्ड बना के रखे हैं बेटा 5, मतलब इसके पास 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन है, एक s में से, ये p में, ये तुम्हारे पास डी ऑर्बिटल है बेटा, तो एस में 2 थे बेटा, एक एस वाला एक्साइड होकर कहाँ चला जाएगा बेटा डी में, 3d में, तभी तो ये 5 बॉन्ड बना पाएगा, ये तुम्हारे पास 3p, ये 3s। यस और नो, फॉस्फोरस ने टोटल कितने बॉन्ड बनाए बेटा, कितने बॉन्ड बनाए टोटल 5 बॉन्ड बना रखे हैं, राइट, 3 तो कार्बन के साथ, आर मतलब एल्काइल ग्रुप, राइट, 3 कार्बन की चेन लगी हुई है, 3 कार्बन इससे बॉन्डेड है, 1 2 3 4 5। यस और नो, देखो बेटा डी ऑर्बिटल सिग्मा तो बनाएगा नहीं, पाई बनेगा किसके साथ बेटा, ऑक्सीजन के साथ, और ऑक्सीजन के में कौन से ऑर्बिटल होते हैं 2s2 2p4, तो p वाले के साथ क्या बनाएगा बेटा पाई बॉन्ड बनाएगा, ये डी वाला इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के साथ पाई बॉन्ड बनाएगा, तो इसका डी और ऑक्सीजन का p, तो कौन सा बॉन्ड आएगा डी पाई पी पाई बॉन्ड। यस और नो, डी पाई पी पाई बॉन्ड। क्या नाइट्रोजन कभी डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकता है, नो, राइट। अभी तुम्हारी माइंड में एक छोटा सा क्वेश्चन आ सकता है बेटा कि फॉस्फोरस जो है ना बेटा कि वो पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बना रहा था, क्योंकि
वहां पे कौन सी ओवरलैपिंग हो रही थी बेटा, पी पाई फॉस्फोरस ना 3p ओवरलैपिंग बेटा, दोनों ही लार्ज साइज के ऑर्बिटल, राइट। यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे कौन सा है 3d और 2p, एक तो स्मॉल साइज का तो ये इफेक्टिव ओवरलैपिंग हो जाती है और बॉन्ड बन जाता है ना। और वैसे भी तुम्हें पता है बेटा कि 3p पाई से 3d पाई एंड 2p पाई बहुत स्ट्रॉन्ग होगा बेटा, राइट, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग होगी। डीपी यहाँ पे एक तो स्मॉल साइज का ऑर्बिटल है बेटा, और डी और पी की ओवरलैपिंग अच्छी होती है एज कम्पेयर टू पीपी ओवरलैपिंग, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो नाइट्रोजन फैमिली के जो नीचे वाले एलिमेंट है वो कभी भी पी पाई बॉन्ड नहीं बनाते क्योंकि इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं कर पाते हैं, लेकिन वो एलिमेंट डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं, लेकिन ये डी पाई पी पाई बनाएंगे ओनली विद ए स्मॉल साइज एलिमेंट लाइक ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, इनके साथ ये डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं बेटा, कार्बन वगैरह के साथ। बाकी हेवियर एलिमेंट लाइक क्लोरीन, उन सब के साथ ये डी पाई पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे बेटा, है ना, क्लियर है। तो डिसिमिलरिटीज की बात करें, एक तो क्या होगी कि नाइट्रोजन की कोवेलेंसी मैक्सिमम 4 पॉसिबल है, जबकि अदर एलिमेंट की 6 हो सकती है। नेक्स्ट, नाइट्रोजन सिर्फ ऐसा एलिमेंट है जो दूसरे नाइट्रोजन एटम या फिर कार्बन और ऑक्सीजन के साथ पी पाई बॉन्ड बना सकता है, बाकी नीचे वाले पी पाई बॉन्ड नहीं बनाएंगे। तो उनकी क्यों पी पाई बॉन्ड क्यों नहीं बनाएंगे बेटा, क्योंकि उनके पास लार्ज साइज का ऑर्बिटल्स है, वो जब पी पाई बॉन्ड बनाने जाते हैं बेटा तो इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं होती, वो बड़े साइज के ऑर्बिटल डिफ्यूज हो जाते हैं, उनसे बॉन्ड नहीं बनाया जाता। नेक्स्ट डिसिमिलरिटी बताओ बेटा, कि तुम्हारे पास जो नाइट्रोजन है बेटा वो कभी डी पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, डी पाई पी पाई, लेकिन बाकी जो एलिमेंट्स हैं वो डी पाई पी पाई बॉन्ड बना सकते हैं। उसका एक एग्जांपल मैंने तुम्हें करके दिखाया बेटा, ये सुनो। अभी बात करते हैं बेटा, ये तो इसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज की बात हो गई, है ना। अभी अपन बात करेंगे इसकी केमिकल प्रॉपर्टीज की, ओके ओके बेटा। फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी अपने पास में रिएक्शन विद द हाइड्रोजन, ओके। तो जब भी नाइट्रोजन फैमिली के जो जितने भी एलिमेंट्स हैं, ग्रुप 15 के जितने भी एलिमेंट्स हैं, हर एक एलिमेंट बेटा हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करता है और इस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करता है बेटा, है ना। नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट्स हैं सारे के सारे हाइड्रोजन से रिएक्ट करते हैं और इस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं बेटा। तो अपन लिखें तो तुम्हारे पास नाइट्रोजन कैसे बनेगा बेटा, NH3, इस टाइप के सारे हाइड्राइड्स बनाएंगे बेटा, इस टाइप के हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं बेटा। ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन फैमिली के जितने भी एलिमेंट है वो सारे हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ट्राई हाइड्राइड्स इस टाइप के हाइड्राइड फॉर्म करते हैं, जो कि तुम्हारे सामने लिखे बेटा NH3 PH3 SH3 SBH3, ये बिस्मुथ हाइड्राइड बेटा। अभी ध्यान से सुनना, इन जो हाइड्राइड्स हैं ये तो क्लियर हो गया कि सारे के सारे नाइट्रोजन के साथ सारे के सारे एलिमेंट हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाते हैं, ओके। अब इन हाइड्राइड्स की डिफरेंट प्रॉपर्टीज के बारे में अपन बात करेंगे बेटा, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में क्वेश्चंस भी आते हैं बेटा, ओके। तो सबसे पहले मैं तुमसे पूछूं बेटा कि बताओ इनके बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर बताओ, है ना। तो बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर कैसे निकालेंगे, अगर तुमसे बॉइलिंग पॉइंट का ऑर्डर पूछा जाता है तो तुम सबसे पहले देखोगे कि ये जितने भी मॉलिक्यूल्स हैं ऑल आर द कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स, राइट। और मॉलिक्यूल्स के बीच में कौन से फोर्स होते हैं बेटा, कोवेलेंट मॉलिक्यूल्स के बीच में वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं, एंड जो वॉन डेर वाल्स फोर्सेस होते हैं उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है बेटा मॉलिक्यूलर वेट या फिर मैं बोलूं सरफेस एरिया के। जितना ज्यादा सरफेस एरिया उतने ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, उतने ज्यादा वॉन डेर वाल्स फोर्सेस और उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट। ध्यान से सुनना बेटा, बॉइलिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द इंटरमोलिकुलर फोर्सेस, है ना। तो सब इनमें सबसे ज्यादा इंटरमोलिकुलर फोर्सेस किसमें होंगे बेटा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा, जिसका मोलिकुलर वेट ज्यादा होगा, तो बॉइलिंग पॉइंट का तुम्हारे पास ऑर्डर ये आ जाएगा, है ना। लेकिन यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है बेटा, NH3 अमोनिया, अमोनिया में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, यस और नो। अरे दो NH3 के मोलिक्यूल अगर आएंगे ऐसे, राइट, तो बेटा देखो जैसे दूसरा अमोनिया मोलिक्यूल आएगा ऐसे, है ना, ये हाइड्रोजन दो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव दो नाइट्रोजन के बीच में आ गया बेटा, तो कौन सी बॉन्डिंग होगी बेटा, दो अमोनिया मोलिक्यूल्स के बीच में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होगी, यस और नो। अमोनिया में बेटा NH3 में इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होती है, और अपने को पता है बेटा कि इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन वॉन डेर वाल्स फोर्सेस, राइट। तो सब NH3 का सबसे कम होना चाहिए था, सबसे क्या हो जाएगा बेटा ज्यादा, NH3 नंबर 1 पे आ जाएगा बॉइलिंग पॉइंट में, राइट। क्यों ऐसा समझ में आया ना बेटा। उसके बाद यही रहेगा बेटा, देखो NH3 लास्ट में आना चाहिए था, सबसे पहले चला गया, उसका लॉजिक क्या है बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं बेटा, अगर मैं मेल्टिंग पॉइंट की बात करूं तो भी ऑर्डर ऐसा ही आएगा, राइट, क्योंकि इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पे डिपेंड करता है वो भी,
यस और नो, BS3। तो इंटरमोलिकुलर फोर्सेस बेटा वन टू वन फोर्सेस है, सरफेस एरिया की डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, तो ये वाला ऑर्डर आना चाहिए था, NH3 लास्ट में आना चाहिए था, बट नंबर 1 पे जाने का लॉजिक क्या हो जाएगा बेटा, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो ये तुम्हारे पास लॉजिक होगा बेटा। नेक्स्ट पॉइंट है बेटा थर्मल स्टेबिलिटी की मैं बात करूं बेटा, या फिर इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी की मैं बात करूं, ठीक। तो देखो बेटा NH3 में एक NH3 अपने पास इस टाइप से, एक BS बिस्मिथ हाइड्राइड ऐसे, देखना बेटा कौन सा किसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी ज्यादा होगी। अभी तो सीखा है बेटा कि अगर स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स आपस में ओवरलैप करते हैं तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है बेटा। यहाँ पे कौन सी ओवरलैपिंग है, 2p2s ओवरलैपिंग। यहाँ पे कौन सी है बेटा, 6p2s ओवरलैपिंग। कौन सा, देखो बेटा यहाँ पे दोनों ही स्मॉल साइज के ऑर्बिटल्स हैं, यहाँ पे 6p2s बड़े साइज का ऑर्बिटल ओवरलैप कर रहा है बेटा, तो ये बॉन्ड क्या होगा, काफी वीक होगा। स्मॉल एटम जब आपस में ओवरलैपिंग करते हैं ना बेटा तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनता है। तो ये वाला बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है, ये वाला बॉन्ड क्या है बेटा, वीक है। तो इसकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी क्या होगी बेटा, हाई, इसकी कम होगी। यस और नो। तो इन हाइड्राइड्स में मैं बोलूँ इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर, इनकी थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर मैं बोलूँ, या फिर बेटा इनकी बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी का ऑर्डर मैं बोलूँ, तो क्या हो जाएगा, सबसे ज्यादा NH3 का आएगा। यस और नो। ध्यान से सुनना बेटा, जब स्मॉल साइज के एटम्स आपस में ओवरलैप कर रहे हैं, मतलब स्मॉल साइज की ऑर्बिटल्स ओवरलैप कर रही है, तो बॉन्ड स्ट्रॉन्ग बनेगा। यहाँ पे 2p1s ओवरलैपिंग है, यहाँ पे 6p2s ओवरलैपिंग है, तो ये वाला बॉन्ड काफी स्ट्रॉन्ग होगा बेटा। अगर बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है बेटा, थर्मल स्टेबिलिटी मतलब हीट देके इनके बॉन्ड्स को डिसोसिएट करना। बॉन्ड स्ट्रॉन्ग है तो इजीली डिसोसिएट नहीं होगा, तो थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी बेटा, ज्यादा। तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबल होगा NH3, और ये वाला ऑर्डर आएगा तुम्हारे पास। यस और नो। एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बेटा, ये सारे हाइड्राइड्स हैं और तुम्हें पता है बेटा हाइड्राइड रिड्यूसिंग नेचर के होते हैं, वो एज ए रिड्यूसिंग एजेंट भी बिहेव करते हैं, है ना। तो NH3 बेटा अमोनिया इजीली, देखो बेटा ये सारे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करते हैं कि नहीं करते, ये हाइड्राइड्स है तो ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर सकते हैं, बट स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा वो अपन समझते हैं बेटा। तो रिड्यूसिंग एजेंट कौन सा होगा उसके लिए तुम्हें ऑक्सीडेशन और रिडक्शन की डेफिनेशन पता होनी चाहिए बेटा, है ना। देखो बेटा रिमूवल, अगर किसी एलिमेंट से कोई पॉजिटिव पार्ट रिमूव होता है तो क्या करता है बेटा, पॉजिटिव आयन रिमूव होना मतलब उसका ऑक्सीडेशन हुआ है, तो रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव करेगा। यस और नो। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, अगर किसी स्पीशीज हाइड्रोजन रिमूव होता है तो उसका ऑक्सीडेशन होता है, तो कैसे बिहेव करेगा, एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। और एडिशन ऑफ हाइड्रोजन इज द रिडक्शन, जैसे क्लोरीन है, इसमें तुम 2 हाइड्रोजन ऐड कर दो बेटा तो क्या बन जाएगा 2HCl। तो देखो क्लोरीन जीरो से किस में चला गया, माइनस में। तो एडिशन ऑफ हाइड्रोजन क्या होता है, रिडक्शन। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन क्या हो जाएगा बेटा, ऑक्सीडेशन। यस और नो। जैसे H2 है बेटा, इसको मैं लिख दूं ऐसे H2 + ½ O2, तो यहाँ पे ऑक्सीजन -2 में था, यहाँ पे 0 में। देखो हाइड्रोजन रिमूव करते क्या हो जाएगा, ऑक्सीडेशन। ठीक। तो जब जिस रिड्यूसिंग एजेंट की तरह बिहेव कर रहा है मतलब जो खुद का ऑक्सीडेशन करेगा, तो इनमें बताओ ना किसका ऑक्सीडेशन आसानी से होगा, कौन इजीली हाइड्रोजन रिमूव करेगा। रिमूवल ऑफ हाइड्रोजन, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो बिस्मिथ और हाइड्रोजन का बॉन्ड है वो वीक है, तो इजीली H+ रिमूव कर देगा। तो इजीली H+ रिमूव करेगा मतलब खुद का ऑक्सीडेशन आसानी से करेगा, और कैसे बिहेव करेगा, बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट की तरह। तो ध्यान से सुनना, अगर इन सब हाइड्राइड्स में मैं रिड्यूसिंग एजेंट की बात करूं तो स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट क्या है बेटा, BiS3, क्योंकि ये इजीली H+ देगा, खुद का क्या करेगा, ऑक्सीडेशन, और सामने वाली स्पीशीज का क्या करेगा, रिडक्शन। तो बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट। तो जो नाइट्रोजन फैमिली के हाइड्राइड्स हैं उसमें बेस्ट रिड्यूसिंग होगा बेटा, रिड्यूसिंग एजेंट होगा BiS3। यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है और वो केमिकल बॉन्डिंग से भी रिलेटेड है। ये तुम्हारे पास हाइड्राइड्स है नाइट्रोजन फैमिली के, इनके अंदर अपन अगर हाइब्रिडाइजेशन की बात करें बेटा, अगर इनके अंदर मैं हाइब्रिडाइजेशन की बात करूं, तो हर एक हाइड्राइड का हाइब्रिड, सबका हाइड्रोजन सेम है बेटा sp3, सबका हाइब्रिडाइजेशन सेम है sp3, और सबका ज्योमेट्री भी सेम है, पिरामिडल ज्योमेट्री आएगा बेटा सबका। ओके। अब इनमें अपन बात करेंगे बॉन्ड एंगल की, किसमें बॉन्ड एंगल जो है वो ज्यादा आएगा, किसमें कम आएगा। तो सिंपल सा तुमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा बेटा कि अगर सेंट्रल एटम का, अगर रेगुलर ज्योमेट्री है क्या, सबका sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, और sp3 हाइब्रिडाइजेशन का रेगुलर ज्योमेट्री होता है टेट्राहेड्रल, बट इनका ज्योमेट्री कैसा है, पिरामिडल, 3 सिग्मा बॉन्ड और 1 लोन पेयर। तो इनका पिरामिडल ज्योमेट्री है बेटा। तो जैसे जैसे सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी घटेगा बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा बेटा। ध्यान से सुनो बेटा, अगर सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई होता है ना,
सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तो बॉन्ड एंगल भी क्या होता है बेटा, हाई होता है। अगर टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है तो टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ता जा रहा है तो बॉन्ड एंगल क्या करेगा, डिक्रीज करता है। ये सुनो, ये तुमने केमिकल बॉन्डिंग में सीखा होगा। ये सुनो, तो ध्यान से सुनना बेटा, NH3 सेंट्रल एटम, राइट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी तुम्हें पता है बेटा टॉप टू बॉटम जाने पे डिक्रीज कर रहा है। तो सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर घटेगा तो बॉन्ड एंगल भी डिक्रीज होगा, तो बॉन्ड एंगल का ऑर्डर आ जाएगा तुम्हारे पास। ये सुनो, केमिकल बॉन्डिंग में ट्रिक मैंने सिखाई थी बॉन्ड एंगल के लिए कि सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई तो बॉन्ड एंगल भी हाई बेटा, यस और नो। और ये हमेशा विल्ड होता है अगर रेगुलर ज्योमेट्री नहीं है तो। देखो बेटा sp3 का रेगुलर ज्योमेट्री टेट्राहेड्रल होता है, यहाँ पे 3 सिग्मा बॉन्ड एक लोन पेयर है तो हाइब्रिडन तो sp3 है बट ज्योमेट्री पिरामिडल आएगा, है ना। तो इसके अंदर अगर तुम्हें बॉन्ड एंगल का ऑर्डर निकाला तो अपन देखेंगे कि टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी टॉप टू बॉटम जाने पे कम हो रहा है तो बॉन्ड एंगल भी क्या होगा, कम होगा। टर्मिनल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता है, तो सॉरी सेंट्रल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल बढ़ता है और टर्मिनल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बढ़ने पे बॉन्ड एंगल डिक्रीज होता है। जिसमें बात करूं बेटा NF3, राइट, ये था यहाँ पे, और यहाँ पे NCl3 हो जाए ऐसे, राइट। ओके, तो अब बताओ बेटा, यहाँ पे देखो सेंट्रल एटम सेम है और टर्मिनल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या हो रहा है, कम हो रहा है। तो देखो टर्मिनल का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा होने पे बॉन्ड एंगल क्या होता है बेटा, जब तुम NH3 के साथ कंपेयर करो ना इसको, NH3 और NF3, तो तुम ध्यान से देखना बेटा, यहाँ पे सेंट्रल एटम तो सेम है बट टर्मिनल एटम अलग अलग है। यहाँ पे हाइड्रोजन है, यहाँ पे फ्लोरीन है, तो बताओ किसका बॉन्ड एंगल ज्यादा होगा, टर्मिनल एटम का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, बॉन्ड एंगल कम, तो इसी का ज्यादा होगा। यस और नो। तो ये तो हो गया बॉन्ड एंगल का ऑर्डर, राइट। नाउ बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर कि किसका बेसिक स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, तो बात करते हैं बेटा NH3, ओके। तो सबके पास हर एक सेंट्रल मेटेटम पे एक लोन पेयर प्रेजेंट है, तो ये लुईस बेस की तरह बिहेव करेंगे बेटा। बट जिसका लोन पेयर डोनेट करने का टेंडेंसी हाई होगा वो उसका बेसिक स्ट्रेंथ क्या होगा बेटा, हाई होगा। ध्यान से सुनना बेटा, जो लोन पेयर डोनेट करता है उसको अपन बोलते हैं लुईस बेस, और जो लोन पेयर एक्सेप्ट करता है उसको बोलते हैं लुईस एसिड। इसमें किस पे लोन पेयर की जो डेंसिटी है बेटा वो ज्यादा होगी, उसके हिसाब से अपन आंसर निकालेंगे। ध्यान से सुनना बेटा, जब एक ग्रुप में बात करते हैं ना, अगर एक ग्रुप का तुम बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर कर रहे हो तो हमेशा अपन लोन पेयर की डेंसिटी को देखने जाते हैं, ये नहीं देखते, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी आंसर नहीं निकालते बेटा। जब एक ग्रुप की बात कर रहे होते हैं ना, तुम बोलोगे सर ये तो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, इस पे लोन पेयर स्टेबल है, इसकी लोन पेयर देने की टेंडेंसी कम होगी। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, जब भी अपन एक ग्रुप में बेसिक स्ट्रेंथ वगैरह कंपेयर करते हैं ना, तो लोन पेयर की डेंसिटी देखते हैं कि किस पे लोन पेयर की डेंसिटी ज्यादा होगी। जितनी ज्यादा लोन पेयर की अवेबिलिटी होगी, जितनी ज्यादा लोन पेयर की डेंसिटी होगी, उसका बेसिक स्ट्रेंथ उतना ही ज्यादा होगा। देखो बेटा, यहाँ पे लोन पेयर ना एक स्मॉल साइज के एटम पे प्रेजेंट है, यहाँ पे लोन पेयर फॉस्फोरस पे प्रेजेंट है। देखो धीरे धीरे एटॉमिक साइज बढ़ता जा रहा है, तो लोन पेयर जो है ना बेटा, ये पूरा डिस्पर्स रहेगा, इसका डेंसिटी काफी कम होगा, तो इसकी कोऑर्डिनेट बॉन्ड फॉर्म करने की टेंडेंसी, मतलब लोन पेयर डोनेट करने की टेंडेंसी कम होती जाएगी। यस और नो। अरे देखो लोन पेयर एक बहुत कम रीजन में अवेलेबल होगा क्योंकि स्मॉल साइज का एटम है, तो इस लोन पेयर की डेंसिटी इसमें हाई होगी, इसमें कम, और धीरे धीरे डिक्रीज करती जाएगी। तो ध्यान से सुनना, इनकी लुईस बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर बेटा ये वाला होता है। और लॉजिक क्या दोगे कि जब भी एक ग्रुप के मेंबर की बेसिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं तो अपन आंसर देखने जाते हैं फ्रॉम द लोन पेयर डेंसिटी। लोन पेयर का डेंसिटी हाई तो बेसिक स्ट्रेंथ हाई, तो ये तुम्हारे पास इनकी बेसिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर हो जाएगा बेटा। ओके बेटा, अभी अपन ने बात की कि रिएक्शन विद द हाइड्रोजन की किस टाइप से हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके हाइड्राइड बनाएंगे, और उन हाइड्राइड्स के अपन वेरियस प्रॉपर्टीज की बात जो कि काफी इंपॉर्टेंट थी। अभी अपन बात करते हैं बेटा कि रिएक्शन विद द ऑक्सीजन। जितने भी ग्रुप 15 के एलिमेंट्स हैं सारे के सारे ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और ऑक्साइड फॉर्म करते हैं। और बेटा ये 2 टाइप के ऑक्साइड फॉर्म करते हैं, +3 ऑक्सीजन स्टेट वाले एंड +5 ऑक्सीजन स्टेट वाले। ये सुनो, जो +3 वाले ऑक्साइड से बेटा उनका जनरल फॉर्मूला होगा E2O3, एंड जो +5 वाले हैं बेटा इनका होगा E2O5। जैसे मैं बोलूँ बेटा N2O3 हो गया, N2O5 +5 का ऑक्साइड हो गया, P2O3 एंड P2O5। यस और नो, है ना। तो इस टाइप के सारे एलिमेंट इसी टाइप के +3 वाले ऑक्साइड्स एंड +5 वाले ऑक्साइड्स फॉर्म करेंगे, है ना। एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट, अगर कभी तुमसे पूछ लेता है कि
एक एलिमेंट का जो +3 वाला ऑक्साइड है और +5 वाला ऑक्साइड है उसमें ज्यादा एसिडिक कौन होगा। तो पॉइंट नोट करना बेटा कि हायर ऑक्सीडेशन स्टेट वाला ऑक्साइड हमेशा ज्यादा एसिडिक होता है। ये सुनो, ये ऑक्साइड्स के लिए हमेशा वैलिड है बेटा। ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिडिक स्टेट ज्यादा। अगर तुमसे बोल देता ना बेटा कि N2O5 और N2O3 में ज्यादा एसिडिक कौन है, तो यहाँ पे नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन कितना है बेटा +3, यहाँ पे कितना है बेटा +5, तो हमेशा +5 वाले का एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा होगा, है ना। सिंपल सी बात याद रखना बेटा, ऑक्साइड्स के लिए फंडा हमेशा वैलिड है कि ऑक्सीडेशन स्टेट ज्यादा, एसिडिक स्ट्रेन ज्यादा। यस और नो। जैसे अगर तुम बात करोगे ना, जैसे SO4 और SO3 में कौन सा ज्यादा एसिडिक है, ऑक्साइड है ये दोनों भी सल्फर के, ये किसने कौन वाले बेटा SO4-2, तुम्हारे पास SO3 कितना है बेटा +6 है, राइट। सल्फेट में क्या है बेटा +8 है, SO4- में +6 ही है, राइट। SO2 बेटा ये +4 वाला है और ये SO4- क्या बेटा +6 वाला है, राइट। तो कौन सा ज्यादा एसिडिक होगा, ये वाला ज्यादा एसिडिक होगा। ये सुन, अगर अपन SO2 और SO3 में कंपेयर करें बेटा, तो ये +4 वाला है, ये +6 वाला है, तो +6 वाला ज्यादा एसिडिक होगा। सिंपल सा पॉइंट है बेटा कि जब ऑक्साइड की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करते हैं ना, तो जो हायर ऑक्सीजन स्टेट वाला ऑक्साइड होता है वो ज्यादा एसिडिक होगा। अगर तुम P2O3 और P2O5 वाले कंपेयर करोगे, हमेशा वैलिड है बेटा P2O5 वाला ज्यादा एसिडिक है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, जो नाइट्रोजन फैमिली के जो एलिमेंट्स हैं वो +3 वाले और +5 वाले ऑक्साइड्स फॉर्म करती है, जिनका जनरल फॉर्मूला तुम्हारे सामने है। +5 ऑक्सीजन स्टेट वाले ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू +3 वाले, राइट। लेकिन मैं बात करूं बेटा ये वाला कि अगर तुम्हें +3 वालों की, सिर्फ +3 वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला जाए, सबकी कंपेयर करो बेटा, ओके। इन सब में सारे +3 वाले बेटा, और इनकी एसिडिक स्ट्रेंथ तुम्हें कंपेयर करनी है, बहुत आसानी से कर सकते हो बेटा। एक पॉइंट याद रहना चाहिए बस तुम्हें कि जो मेटेलिक ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं और नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के होते हैं। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटेलिक करेक्टर बढ़ रहा है, तो तुम्हारे ऑक्साइड का बेसिक करेक्टर भी बढ़ेगा। ध्यान से सुनना बेटा, मेटल ऑक्साइड बेसिक नेचर के, नॉन मेटल ऑक्साइड एसिडिक नेचर के। टॉप टू बॉटम जाने पे मेटलिक करेक्टर बढ़ रहा है, मतलब ऑक्साइड का कौन सा नेचर बढ़ेगा बेटा, बेसिक नेचर। तो अपने को क्या निकालना है, एसिडिक नेचर का ऑर्डर निकालना है बेटा। तो एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये हो जाएगा यार, ये नीचे वाले ज्यादा बेसिक होंगे। यस और नो, राइट। अगर सारे N2O5 वाले लूं, N2O5 P2O5 इनमें, तो इनमें क्या होगा बेटा, एसिडिक स्ट्रेंथ का ऑर्डर ये सेम ऑर्डर आएगा। यस और नो, राइट, है ना। तुम देख भी सकते हो बेटा कि अगर मैं एक्चुअली तुम्हें नेचर बताऊं मैं, तो देखो बेटा ये दो टाइप के ऑक्साइड बनाएंगे, E2O3 एंड E2O5, मतलब +3 एंड +5 वाले ऑक्साइड्स बनाएंगे। और +5 वाले हमेशा ज्यादा एसिडिक होते हैं एज कम्पेयर टू +3 वाले। लेकिन अगर तुम्हें सिर्फ +3 वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला जाए, या फिर +5 वालों की एसिडिक स्ट्रेंथ कंपेयर करने को बोला जाए, तो कैसे निकालोगे बेटा, टॉप टू बॉटम जाने पे एसिडिक स्ट्रेंथ डिक्रीज करेगा, मेटेलिक करेक्टर बढ़ता है बेटा। तो देखो टॉप टू बॉटम स्टार्टिंग वाले दोनों प्योरली एसिडिक, बीच वाले कैसे होता है बेटा एम्फोटेरिक, लास्ट वाला तो प्योरली बेसिक हो जाता है बेटा, क्योंकि तुम्हें पता है इसमें टिपिकल मेटल होता है, तो उसका ऑक्साइड तो बेसिक होना ही था बेटा। तो ये बात हुई बेटा रिएक्शन विद द ऑक्सीजन, यस और नो, है ना। नेक्स्ट बात करते हैं बेटा अपन रिएक्शन विद द हेलोजेंस, राइट। रिएक्शन विद द हेलोजन की हेलोजन से किस टाइप के साथ रिएक्ट करता है। तो बेटा जब हेलोजन के साथ इसकी रिएक्शन करवाई जाती है, जब हेलोजेंस के साथ तुम रिएक्शन करवाते हो बेटा, तो जिस टाइप से +3 वाले और +5 वाले ऑक्साइड बना रहा था ना बेटा, वैसे +3 वाले और +5 वाले हैलाइड्स बनाते हैं, है ना। जैसे जिनका जनरल फॉर्म हो जाएगा बेटा EX3 EX5 EX5, है ना। लेकिन ध्यान से सुनना बेटा, नाइट्रोजन जो है ये +3 वाले और +5 वाले हैलाइड्स बनाते हैं, लेकिन नाइट्रोजन हमेशा ट्राई हैलाइड्स ही बनाएगा बेटा, है ना। ओके, जैसे नाइट्रोजन कभी भी बेटा पेंटाहाइलाइड नहीं बना सकता ना, कि नाइट्रोजन कभी 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना ही नहीं सकता है। ये सुनो कि नाइट्रोजन का मैक्सिमम कोवेलेंसी कितना होता है बेटा 4। नाइट्रोजन कभी भी पेंटाहाइलाइड्स, राइट, ऐसे NCl5 वगैरह कभी भी फॉर्म नहीं कर सकते। जैसे PCl5 बन जाएगा बेटा, कोई प्रॉब्लम नहीं। फॉस्फोरस के वैलेंस शेल में 5 इलेक्ट्रॉन है और उसके पास वैकेंट डी, तो 5 के 5 अनपेयर्ड भी हो सकते हैं, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है। तो ये पता है बेटा कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉन कॉन्फिगरेशन 2s2 2p3, ग्राउंड स्टेट में वो 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना सकता है और एक उस पे लोन पे रह जाएगा, राइट। वो कभी भी 5 बॉन्ड नहीं बना सकता बेटा। +1 चार्ज है तो 4 बना सकता है मैक्सिमम बॉन्ड, क्योंकि +1 चार्ज आएगा तो एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट होकर चल, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकल जाएगा
S वाला एक्साइट होगी यहाँ पे आ जाएगा, तो 4 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, तो मैक्सिमम 4 बॉन्ड बना सकता है बेटा। वो कभी 5 बॉन्ड तो बना ही नहीं पाएगा, क्योंकि बेटा उसके पास वैकेंट डी नहीं होता ना, आगे कहाँ पे एक्साइट होंगे, यस और नो, उसके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं होगा। तो नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड्स नहीं बनाता, क्योंकि उसके पास वैकेंट डी नहीं होता, यस और नो। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, जैसे फॉस्फोरस तो दोनों बनाएगा बेटा, 3 वाला भी और 5 वाला, जैसे PCl3 एंड PCl5 है बेटा, ओके। इन दोनों में ज्यादा कोवेलेंट कौन है, तो पॉइंट नोट करना बेटा कि +5 वाले जो हैलाइड्स है, राइट, वो मोर कोवेलेंट होते हैं एज कंपेयर टू +3 वाले, है ना। आंसर कहाँ से आया बेटा, फजांस रूल से। आंसर कहाँ से निकाला है, फजांस रूल से। केटाइन पे चार्ज ज्यादा होगा तो मतलब उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा है, हाई कोवेलेंट करेक्टर। यहाँ पे +5 में है बेटा फॉस्फोरस, यहाँ पे +3 में है। केटाइन पे चार्ज ज्यादा, कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा, यस और नो। तो जो पेंटा हैलाइड्स हैं वो ज्यादा कोवेलेंट होंगे एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स। क्यों बेटा, अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल, अगर केटाइन पे चार्ज ज्यादा है, सेंट्रल एटम पे पॉजिटिव चार्ज ज्यादा है, तो उसका पोलराइजिंग पावर ज्यादा होगा, वो एनएन का ज्यादा पोलराइज करेगा, तो कोवेलेंट करेक्टर ज्यादा आएंगे बेटा, यस और नो, है ना। तो पेंटा हैलाइड्स आर ऑलवेज मोर कोवेलेंट एज कंपेयर टू ट्राई हैलाइड्स, यस और नो, राइट। क्या बेटा, अभी जैसे कि ट्राई हैलाइड्स हैं, जैसे तुम्हारे पास PCl3, ये सब जो तुम्हारे पास ट्राई हैलाइड्स है बेटा, क्या ये आयनिक नेचर के होंगे बेटा, देखो ये भी तुम्हारे, इनके जो ट्राई हैलाइड्स है ना बेटा, इनके जो ट्राई हैलाइड्स हैं वो भी कोवेलेंट होते हैं, और पेंटा हैलाइड्स भी कोवेलेंट होते हैं, बट ज्यादा कोवेलेंट कौन है बेटा, पेंटा हैलाइड्स, अकॉर्डिंग टू फजांस रूल। ट्राई हैलाइड्स में बेटा एक ही आयनिक होता है, कौन सा बेटा, बिस्मिथ फ्लोराइड, BiF3, यही सब आयोनिक होता है बेटा, बाकी सारे कैसे होते हैं बेटा, कोवेलेंट नेचर के होते हैं। तो बेटा अगर मैं हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की तुम्हें एक्सप्लेन करूं, तो ट्राई हैलाइड एंड पेंटा हैलाइड बनाते हैं, नाइट्रोजन कभी भी पेंटा हैलाइड नहीं बनाएगा, पेंटा हैलाइड ज्यादा कोवेलेंट होंगे एज कम्पेयर टू ट्राई हैलाइड। क्यों, अकॉर्डिंग टू द फजांस रूल, सेंटर एटम पे जितना ज्यादा पॉजिटिव चार्ज आएगा, मतलब जितना ज्यादा ऑक्सीजन स्टेट आएगा, उतना ज्यादा कोवेलेंट होगा, है ना। नेक्स्ट पॉइंट बेटा, कि क्या ट्राई हैलाइड्स आयनिक होते हैं सारे, नहीं, इनके ट्राई हैलाइड भी कोवेलेंट होते हैं, बस बिस्मिथ का जो फ्लोराइड है बेटा वो कैसा होता है, आयोनिक होता है ना, राइट। आगे चलते हैं बेटा, एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, नाइट्रोजन नाइट्रोजन पेंटा हैलाइड तो कभी बना नहीं सकता, और जो ट्राई हैलाइड्स है ना बेटा, NF3, NCl3, NBr3, Ni3, राइट, बेटा ये तीनों ही स्टेबल नहीं होते, सिर्फ NF3 स्टेबल होता है। नाइट्रोजन का मतलब बेटा एक ही ट्राई हैलाइड, पेंटा हैलाइड तो बनाता ही नहीं है, ट्राई हैलाइड में भी सिर्फ NF3 स्टेबल होता है बेटा, बाकी सब ये स्टेबल होते ही नहीं है बेटा, क्योंकि नाइट्रोजन एक बड़ा स्मॉल साइज का एलिमेंट है, जिसके ऊपर एक लोन पेयर प्रेजेंट है, उस पे 3 लार्ज साइज के क्लोरीन एटम को अरेंज करना पॉसिबल ही नहीं है ना। बेटा ध्यान से सुनना, NF3 बनता है, NCl3, NBr3, Ni3, बेटा नाइट्रोजन एक स्मॉल साइज का एटम है, उस पे 3 क्लोरीन ये अरेंज नहीं कर सकते, ब्रोमीन और आयोडीन का तो सवाल ही नहीं है बेटा, है ना। तो ध्यान से सुनना बेटा, इसके सिर्फ ट्राई हैलाइड्स में सिर्फ NF3 स्टेबल होता है, बाकी ट्राई हैलाइड स्टेबल नहीं होते, क्योंकि बेटा ये जो बॉन्ड बनता है नहीं, कभी स्टेबल बन ही नहीं पाएगा, 3 क्लोरीन नाइट्रोजन एक स्मॉल साइज के एटम उस पे अरेंज ही नहीं हो पाते, है ना। क्योंकि देखो बेटा, एक स्मॉल साइज के एटम पे तुम इन तीनों को अरेंज करने जाओगे ना बेटा, तो एक एक क्लोरीन पे 3 रिपल्सन है, उनके बीच में हाई रिपल्सन आएगा, ये बॉन्ड वीक बनेंगे, अपने आप ही टूट जाएंगे, है ना। तो ध्यान से सुनना, नाइट्रोजन का एक ही ट्राई हैलाइड एग्जिस्ट करता है, NF3, कि फ्लोरीन तो स्मॉल साइज का है बेटा, 3 फ्लोरीन एडजस्ट हो जाएंगे, बट 3 क्लोरीन नहीं होंगे, क्योंकि ये लार्ज साइज के एटम है, जब एक स्मॉल साइज के एटम पे अरेंज करने जाते हो बेटा, तो काफी पास में आ जाएंगे, इनके बीच में जो रिपल्सन है वो काफी ज्यादा आएगा इनके लोन पेयर्स के बीच में, और एक बॉन्ड ऑटोमेटिकली हो जाएंगे, तो मतलब स्टेबल कंपाउंड नहीं है ना। पेंटालाइड क्यों नहीं बनाता तो समझ में यार, नाइट्रोजन के पास वैकेंट डी नहीं होता, कहाँ से 5 बॉन्ड बना देगा नाइट्रोजन, यस और नो। एक और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बेटा, राइट, जैसे बेटा PCl3 एग्जिस्ट करता है, PCl5 भी एग्जिस्ट करता है ना, PS3 एग्जिस्ट करता है, बट PH5 एग्जिस्ट नहीं करता है बेटा, ओके। PH3 एग्जिस्ट करता है, बट PH5 जो है वो एग्जिस्ट नहीं करता है, क्यों नहीं करता है बेटा, वो अपने को समझना है। PCl5 भी तो कर रहा है बेटा, और ऐसी बात तो है नहीं कि तुम्हारे पास जो फॉस्फोरस है वो 5 बॉन्ड नहीं बना सकता, फॉस्फोरस तो बना सकता है, उसके पास तो वैकेंट ही है, फिर क्यों ये PH5 नहीं बनाता, वो अपने को समझना है बेटा। तो फॉस्फोरस का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होता है बेटा 3s2 3p3, और आगे 3d खाली पड़ा हुआ है बेटा। S के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है, P के अंदर
3 और डी पूरा खाली पड़ा हुआ है। फॉस्फोरस 3 बॉन्ड तो ग्राउंड स्टेट में बना सकता है बेटा, pH3 बन रहा है ना, मतलब 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना रहा है बेटा, ये तीनों p वाले 3 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेंगे, है ना। PCl5 बनता है, मतलब कितने बॉन्ड बना रहा है 5, और अगर फॉस्फोरस को 5 बॉन्ड बनाने बेटा तो इस वाले इलेक्ट्रॉन को यहाँ पे एक्साइट होके जाना पड़ेगा। अभी देखो बेटा, जब S वाला एक्साइट होके यहाँ पे चला गया तो टोटल 5 अनपेड इलेक्ट्रॉन हो गए, तो 5 कोवेलेंट बॉन्ड बना लेगा। बट pH5 नहीं बन रहा, pH5 नहीं बन रहा मतलब ये एक्साइटेशन नहीं हो रहा बेटा, ये इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ पे नहीं जा रहा है, क्योंकि अगर इलेक्ट्रॉन एक्साइट होके यहाँ चला जाता तो 5 बॉन्ड बना ही देता ना, क्या प्रॉब्लम है। तो ध्यान से सुनना बेटा, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, हाइड्रोजन इज द लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, हाइड्रोजन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से ये S वाले इलेक्ट्रॉन को 3s से 3d में शिफ्ट नहीं करवा पाता बेटा, एक्साइटेशन नहीं करवा पाता, इसको एम्पेयर, ये जो S वाले दो इलेक्ट्रॉन है इनकी एम्पेयरिंग नहीं करवा पाता, इसलिए बेटा pH5 एग्जिस्ट नहीं कर सकता। क्लोरीन एक हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो ये अनपेयरिंग करवा देगा और ये एक्साइटेशन करवा देगा बेटा, तो PCl5 बन जाता है, pH5 नहीं बनेगा। समझ में आया बेटा, हाइड्रोजन एक लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, तो यहाँ पे जो S का जो पेयर है बेटा उनको अनपेयर नहीं करवा पाएगा ड्यू टू लेस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। तो जब अनपेयर नहीं होगा तो बेटा 3 अनपेयर इलेक्ट्रॉन है, तो 3 ही बॉन्ड बनाएंगे हाइड्रोजन, तो pH3 बन जाएगा, राइट। अगर pH5 बनाना तो इस इलेक्ट्रॉन को एक्साइट करवाना पड़ेगा, यहाँ पे ये एक्साइटेशन हाइड्रोजन करवा नहीं पाता क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिव कम है, तो pH5 नहीं बनता, PCl5 बन जाता है, फिर पहले तो PCl3 बनेगा, ये तीनों बॉन्ड बना लेंगे, ये सुनो, फिर क्लोरीन की हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव है तो इस बॉन्ड का एक्साइटेशन करवा देता है बेटा इस इलेक्ट्रॉन का, तो PCl5 बना लेता है, यस और नो, ये भी काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा। ओके, तो बेटा अपन ने हेलोजन के साथ रिएक्टिविटी की बात की, अभी अपन बात करेंगे बेटा कि क्या ये जो नाइट्रोजन फैमिली के एलिमेंट है वो क्या मेटल के साथ भी रिएक्शन कर सकते हैं बेटा। तो देखो बेटा, मेटल के साथ रिएक्शन करेंगे लेकिन हाई इलेक्ट्रोपॉजिटिव मेटल के साथ में, लाइक एल्कली मेटल्स एंड एल्कालाइन अर्थ मेटल्स। तो बेटा जब ये मेटल के साथ में रिएक्ट करेंगे तो हमेशा ऑक्सीजन स्टेट कितना शो करेंगे बेटा, -3 ऑक्सीजन स्टेट शो करेंगे। अरे मेटल के साथ आ रहे हैं, राइट, इनमें एक बिस्मिथ मेटल टिपिकल मेटल होता है, बाकी सारे क्या होते हैं बेटा, नॉन मेटल एंड मेटलॉइड्स होते हैं। तो मेटल के साथ में आ रहे तो मेटल पे हमेशा पॉजिटिव चार्ज, तो इन पे क्या आएगा बेटा, नेगेटिव चार्ज, और नेगेटिव पे कितना स्टेबल होता है बेटा, -3, यस और नो, -3 में इनका ऑक्टेट कंप्लीट हो जाता है। तो बेटा ये सारे मेटल के साथ रिएक्ट करके बाइनरी कंपाउंड बनाते हैं, तो सुनो, तो मेटल और ये एलिमेंट्स रहेंगे, बाइनरी मतलब 2 टाइप्स के कंपाउंड, जैसे कैल्शियम नाइट्राइड, कैल्शियम फॉस्फाइड, सोडियम आर्सेनाइड, जिंक एंटीमोनाइड और ये बिस्मुथाइड बेटा, ठीक। तो देख सकते हो तुम आसानी से हर एक में बेटा, नाइट्राइड है तो -3 वाला है, फॉस्फाइड है तो -3 होगा, तो ये मेटल के साथ रिएक्ट करके -3 ऑक्सीजन स्टेट वाले कंपाउंड बनाते हैं, जैसे नाइट्राइड, फॉस्फाइड, ये सब, यस और नो। यहाँ पे कुछ क्वेश्चन है बेटा तुम्हारे लिए कि व्हाट आर व्हाई पेंटाहैलाइड्स आर मोर कोवेलेंट देन ट्राइहैलाइड्स। इन पेंटाहैलाइड द चार्ज ऑन द सेंट्रल एटम इज +5 and more covalent charge on the center atom is +5, right? More charge, more polarizing power, more covalent character. yes or no? कि पेंटाहैलाइड में जो सेंट्रल एटम होता है उस पर +5 चार्ज है, तो जो +5 चार्ज होने की वजह से उनका पोलराइजिंग पावर हाई होगा, तो वो एनायन का पोलराइजेशन करवा के हाई कोवेलेंट कैरेक्टर जनरेट करेंगे। BH3 स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग होता है क्योंकि इसका जो बॉन्ड डिसोसिएशन एनर्जी बेटा काफी कम होता है, वीक बॉन्ड होता है, तो इजीली H+ आयन देगा, इजीली H+ आयन देगा तो इसका खुद का क्या होगा बेटा, ऑक्सीडेशन, ये बेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट हो जाएगा, राइट। PH3 इज द लोअर बॉइलिंग पॉइंट देन NH3, वाई, क्योंकि बेटा NH3 का बॉइलिंग पॉइंट PH3 का ज्यादा होना चाहिए था, इसका सरफेस एरिया ज्यादा है, NH3 का ज्यादा होगा ड्यू टू द इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ये सुनो, बेटा आज की क्लास में अपन जो नाइट्रोजन फैमिली है, राइट, उसकी पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज एंड केमिकल प्रॉपर्टीज के अपन ने बारे में बात की, इसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कैसा होता है, एटॉमिक रेडियस का वेरिएशन, और जो वेरिएशन है वो रेगुलर तो है बट इंक्रीज कम ज़्यादा क्यों हो रहा है, उसकी भी अपन ने डिटेल में बात की। आयनाइजेशन एनर्जी टॉप टू बॉटम किस टाइप से वेरी करेगी, क्यों नाइट्रोजन फैमिली का जो आयनाइजेशन एनर्जी वो ऑक्सीजन फैमिली के एलिमेंट से ज़्यादा हो जाता है ड्यू टू द स्टेबिलिटी ऑफ हाफ फील्ड ऑर्बिटल्स। आयनाइजेशन एनर्जी को अपन ने डिटेल में डिस्कस किया। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अपन ने बात की, फिजिकल प्रॉपर्टीज की अपन ने बात की कि बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट किस टाइप से वेरी करेंगे। सारे के सारे पॉलीएटॉमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करते हैं एलिमेंट्स, जो नाइट्रोजन वो डाइएटॉमिक फॉर्म एंड गैस स्टेट में होता है, जबकि बाकी सारे सॉलिड स्टेट में एग्जिस्ट करते हैं। कॉमन ऑक्सीजन स्टेट के बारे में बात की, यस और नो, राइट। +3 का स्टेबिलिटी, +3 एंड +5 की अगर रिलेटिव बात करें बेटा, तो ड्यू टू नेट पेयर इफेक्ट टॉप टू बॉटम जाने पे हायर ऑक्सीजन का स्टेबिलिटी घटेगा और लोअर का बढ़ेगा बेटा, राइट। मैक्सिमम कोवेलेंसी नाइट्रोजन का 4 हो सकता है जबकि बाकी सबका 6 हो सकता है, यस और नो। नाइट्रोजन देखो बेटा वाइड रेंज ऑफ ऑक्सीजन शो कर सकता है, -3 से लेकर +5 तक सारे शो करता है, और इसी वजह से वो एसिडिक मीडियम में
डिस्प्रपोर्शनेट रिएक्शन शो करता है, और फॉस्फोरस तो दोनों ही मीडियम, दोनों के एग्जांपल लेके अपन डिस्कस किया। नाइट्रोजन के एनोनोमस बिहेवियर की अपन ने बात की, राइट, कि नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, बाकी एलिमेंट पी पाई बॉन्ड नहीं बना सकते। क्यों नहीं बना सकते, बहुत डिटेल में यहाँ पे लिखा हुआ है। हेवियर एलिमेंट ऑफ दिस ग्रुप डू नॉट फॉर्म पी पाई बॉन्ड्स as their atomic orbitals are so large and diffuse that they cannot form a effective overlapping. इफेक्टिव ओवरलैपिंग नहीं करती, मतलब इतनी ज्यादा ओवरलैप नहीं कर पाती कि बॉन्ड बन जाए। नाइट्रोजन तो करता है, पी पाई बॉन्ड बना लेता है, तो डाइएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट करता है, बाकी कोई भी डाइएटोमिक फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर, है ना। एनएन और पीपी बॉन्ड की बात करें तो बहुत इंपॉर्टेंट है, अंडरलाइन भी किया हुआ है नोट्स के अंदर, राइट, कि कंसेप्चुअली जाते हैं तो एनएन बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे 2p2p है, फिर 3p3p है, तो 2p2p वाला बॉन्ड लेंथ क्या, स्मॉल साइज के ऑर्बिटल से ओवरलैप करे तो बॉन्ड लेंथ कम और बॉन्ड स्ट्रेंथ ज्यादा, लेकिन बॉन्ड लेंथ तो इसकी कम होती है, और बेटा बॉन्ड लेंथ कम है, लेकिन बॉन्ड लेंथ कम होने की वजह से दोनों नाइट्रोजन एटम पास पास में होते हैं, तो इसमें इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन की वजह से ये बॉन्ड वीक हो जाता है, राइट। और ये एनएन बॉन्ड वीक होने की वजह से तो कैटिनेशन की प्रॉपर्टी शो नहीं करते, बहुत सारे नाइट्रोजन एटम आपस में बाइंड नहीं हो सकते ड्यू टू इंटर इलेक्ट्रॉनिक रिपल्सन, है ना। अगर नाइट्रोजन पी पाई बॉन्ड बना सकता है, तो बेटा बाकी सब एलिमेंट कौन सा बना सकते हैं, डी पाई। यस और हाइड्राइड्स की बात की, हाइड्राइड्स की प्रॉपर्टीज की बात की, ऑक्साइड्स की अपन ने बात की, ट्राई ऑक्साइड एंड पेंटा ऑक्साइड्स की, पेंटा वाले ज्यादा एसिडिक होंगे, रिएक्टिव विद द हैलोजेंस एंड मेटल्स। यस और बाकी नेक्स्ट क्लास में अपन डाई नाइट्रोजन जो कैसे फॉर्म होता है उसकी केमिकल रिएक्शंस के बारे में बात करेंगे, एंड देन फिर अमोनिया के बारे में बात करेंगे। ओके।